रेहान उस बॉडीगार्ड को एक नज़र देखता है और फिर नैना जी की डेड बॉडी को देखता है। तुम्हें लगता है ना राका, इन डेड बॉडीज का क्या करना है? रेहान एक नज़र राका को देखता है और फिर वहां से चला जाता है। लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि सिया ने ये सब देख लिया था। उसकी आंखों में इस वक्त कोई भाव नहीं था। उसके दिल में नैना जी के लिए कोई भी दया नहीं थी, क्योंकि जिस दिन उसे उनके काम के बारे में पता चला था उस दिन वो टूट चुकी थी। फ्लैशबैक, लखनऊ में सिया और ध्रुव एक साथ रहते थे। उस टाइम सिया को न तो रेहान के बारे में पता था और न ही राणा ब्रदर्स के बारे में। उसे के लिए बस ध्रुव ही उसकी फैमिली थी। एक दिन सिया घर में बैठकर टीवी देख रही थी। उस वक्त घर में कोई नहीं था। तभी घर की डोर बेल बजती है। सिया दरवाजा खोलकर देखती है तो वहां पर एक डिलीवरी मैन खड़ा था। वो सिया को पार्सल देकर चला जाता है। वो पार्सल ध्रुव के नाम का था। सिया उस पार्सल को खोलकर देखती है तो उसमें एक लैपटॉप, ब्रांड न्यू फोन और एक लेटर था। सिया ये सब देखकर हैरान थी, क्योंकि पार्सल में सारी चीजें बहुत ही एक्सपेंसिव थी। सिया लेटर खोलकर पढ़ती है तो वो पूरी तरीके से हैरान हो जाती है। ये छोटा सा गिफ्ट तुम्हारे डैड कन्वीर सिंघानिया के तरफ से तुम्हें मेरे बेटे। मुझे मालूम है तुम उस लड़की के साथ नहीं रहना चाहते, लेकिन अगर उस पर नजर नहीं रखी जाएगी तो बहुत दिक्कत हो सकती है। अच्छा, अपना ध्यान रखना। ये लेटर पढ़कर सिया पूरी तरीके से हैरान हो जाती है। सिया सारी चीजें पहले की तरह रख देती है। शाम को जब ध्रुव कॉलेज से घर आता है तो सिया उससे उस पार्सल के बारे में पूछती है, तो ध्रुव उसे बताता है कि उसे उसकी दोस्त ने दिया है। ये बात सुनकर सिया को उस पर उसी वक्त से शक हो जाता है। सिया का एक हिडन टैलेंट था और वो था हैकिंग। सिया हैकिंग बहुत अच्छी करती थी। सिया उस टाइम से हर एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन निकली, पहले कन्वीर सिंघानिया और फिर उसकी फैमिली के बारे में। फिर उसकी इन्फॉर्मेशन से उसे कुछ ऐसा पता चला जो कि राणा ब्रदर्स और रेहान से जोड़ता था, और इसी इन्फॉर्मेशन से वो जोड़ गई अंडरवर्ल्ड और कियारा से। और अब ये उसका प्रेजेंट था जो उसे पुरानी सिया अरोड़ा से बदल कर सिया राणा बनाता था। शायद अगर आज सिया अरोड़ा होती तो उसे दया आ जाती नैना जी पर, वो अब सिया राणा थी। फ्लैशबैक एंड सिया ये सोचकर हॉल में जा ही रही थी कि तभी पीछे से स्कार के दहाड़ने की आवाज़ आती है और वो डरकर उछल पड़ती हैं। जब से आए हो तब से ये मेरे पीछे पड़ा है, जैसे इसका क्या ले लिया है मैंने। प्लीज़ प्लीज़ भगवान जी, बस एक बार मुझे इस स्कार नाम के जानवर से बचा लीजिए। मैं आपको एक नहीं 2 किलो लड्डू चढ़ाऊंगी। सिया अपने मन ही मन प्राय कर रही थी। स्कार धीरे धीरे उसके करीब जाकर उसके आसपास घूमने लगता है और इसी फीलिंग से सिया और डर रही थी। तभी उसकी नज़र सामने से आते हुए रेहान पर पड़ती है और वो जोर से चीख पड़ती है, रेहान। उसकी आवाज़ इस समय बेहद तेज और डरी हुई थी। रेहान अपनी नज़र सामने उठाकर देखता है जहां सिया उसे अपने पास आकर स्कार को वहां से भागने को कह रही थी, लेकिन रेहान बिना किसी रिएक्शन के वहां दीवार से टेक लगाए उसे देखने लगता है। उसके इस एक्शन पर सिया आंख फाड़े उसे ही देख रही थी। इस आदमी को तो मैं देख लूंगी, मेरा भी टाइम आएगा, तुम देखते जाओ रेहान सिंह ठाकुर। अगर सिया रेहान सिंह ठाकुर ने तुमसे बदला नहीं लिया न तो तुम्हें पानी में धकेल दूंगी। सिया अपने मन में उसे घूरते हुए कहती है। सिंह मैंशन, क्या मैं जान सकती हो कि ये किसी चीज की बात कर रहे हैं? अमायरा मिस्टर सिंह जी की तरफ देखकर कहती है, क्योंकि इस समय सबकी नज़र मिस्टर सिंह पर ही थी। बेटा, तुम्हें मुझ कर विश्वास है ना? तो बस ये आदमी कुछ भी कह रहा है। मिस्टर सिंह थोड़ी हड़बड़ी में कहते हैं। इसमें विश्वास की बात कहाँ से आ गई? मिस्टर सिंह, मेरी वाइफ ने अपना डाउट क्लियर करने को कहा। चलिए कोई नहीं, आप नहीं तो मिसेज सिंह सही। क्यों मिसेज सिंह, आप ही बता दीजिए अपनी बेटी को, क्योंकि अगर मैंने कहा तो कहीं कुछ और बातें न सामने आ जाए। हिमांश मिसेज सिंह को एक एविल स्माइल के साथ देखते हुए कहता है। मिसेज सिंह एक नज़र वीरेंद्र जी को देखती और एक गहरी सांस लेकर कहना शुरू करती है, क्योंकि अब वो और नहीं चुप रह सकती थी। वो इस सच को छुपाकर घुट घुट कर और नहीं जी सकती थी। फ्लैशबैक, एक घर में जहां हर तरफ बॉडीगार्ड फैले हुए थे। उस घर के अंदर पूरी राणा फैमिली मौजूद थी। उन सभी को घुटने के बल बैठाए सामने 4 आदमी बैठे थे। आज हरीश राणा जी के आंखों से झरझर कर आंसू बह रहे थे। अपने सबसे करीबियों को देखकर उनके दिल के 1000 टुकड़े हो चुके थे। एक लड़की जिसकी उम्र लगभग 24 साल थी, ये मिस्टर हरीश राणा की बीवी की बहन थी। मिस्टर सिंह, मिस्टर राहुल राणा अपनी गंदी नज़र कब से उस पर डाले खड़े थे। वो आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ते हैं और एक कमरे में ले जाते हुए कहते हैं, जब से इसे देखा था मन था कि एक बार इसके साथ मजे हो जाए, लेकिन पता नहीं था ये मौका इतना जल्दी आ जाएगा। इतना कहकर एक गंदी हंसी हंसते हुए वो उस लड़की को कमरे के अंदर लेते जाते हैं। कुछ देर में इस लड़की की चीखें पूरे राणा मैंशन में गूंज रही थी। मिस्टर हरीश राणा, जो कब से उसे उस लड़की को छुड़ाने को कह रहे थे, वो उस आदमी को देखते हुए कहते हैं, तुम इतना गिर सकते हो, हमने ये कभी नहीं सोचा था। तुम जो भी कर रहे हो इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। उनकी बातें सुनकर मिस्टर कन्वीर सिंघानिया और वो आदमी जोर जोर से हंसने लगते हैं, जैसे उसकी बातों का उन पर कोई असर नहीं हो रहा था। ये सब कुछ मिसेज सिंह देख रही थी। उनकी आंखों में भी आंसू आ गए थे। फ्लैशबैक एंड उनकी बात सुनकर अमायरा की आंखों से भी आंसू बहने लगते हैं। आखिर वो जैसे अपने डैड को समझती थी वैसे वो कभी थे ही नहीं, या कभी उसने उनका असली चेहरा देख ही नहीं।
आखिर कैसे वो एक मासूम लड़की के साथ वो सब कर सकते थे। उसकी आंखों में झरझर के आंसू बह रहे थे। वो एक नज़र अपने परिवार को देखती है, उसके कानों में अपने भाई के कहे शब्द गूंज रहे थे। आप कुछ नहीं जानती मिस्टर सिंह के बारे में, बच्चा, हम कह रहे हैं हो सके तो दूर रहे इनसे। अब उसके समझ आया क्यों उसका भाई उसे हमेशा मिस्टर वीरेंद्र सिंह से दूर रहने के लिए कहता था। वो एक फीकी मुस्कान के साथ अपने फैमिली को देखती है जिसकी वजह से आज उसे खुद से नफरत हो रही थी। वो एक बार हिमांश को देखती है जो बिना किसी भाव के उसे देख रहा था। वो बिना कुछ कहे अपने कदम पीछे लेने लगती है। मिसेज सिंह आगे आकर उसका हाथ पकड़ने वाली थी, लेकिन अमायरा अपना हाथ पीछे खींच लेती है और अपनी आंखों से आंसू पोंछकर वहां से कार की तरफ बढ़ जाती है। स्कार वही सिया के पास खड़ा था। सिया की डर से हालत खराब होती जा रही थी। वही रेहान सामने बैठा बड़े मजे से सब देख रहा था। सिया एक लास्ट ट्राई करते हुए रेहान से कहती है, प्लीज इसे कह दो कि ये मेरे पास से चला जाए, तुम्हें पता है ना मुझे इससे कितना डर लगता है। सिया बड़े प्यार से उससे कहती है, और इसके बदले मुझे क्या मिलेगा। रेहान एक तक उसे देखते हुए कहता है। उसे सिया को परेशान करने में बड़ा मजा आ रहा था। वो अच्छे से जानता था कि स्कार सिया को कुछ नहीं करेगा जब तक कि वो ना बोले, तुम्हारी जान ले लूंगी। पता नहीं कौन कहता है जंगली जानवर पालने को, मेरा बस चले तो दोनों को एक कमरे में बंद कर देती। सिया मन ही मन खुद से कहती है, फिर एक मुस्कान के साथ उसे देखते हुए कहती है, मैं क्या ही दे सकती हो, लेकिन उसके बदले में तुम मुझे जो कहोगे मैं वो करूंगी। सिया को इस समय स्कार से बचने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था और टाइम के साथ स्कार सिया के और करीब आता जा रहा था। वही उसकी बात सुनकर रेहान के चेहरे पर एक अजीब मुस्कान आ जाती है। क्रिश गाजियाबाद आ चुका था। उसके चेहरे पर इस वक्त बहुत गुस्सा था। सिर्फ कल तक का समय है तुम सबके पास, वो नैना मुझे मेरी आंखों के सामने चाहिए। इतना कहकर वो वहां से अपनी कार में बैठकर निकल जाता है। स्कार, एक ठंडी आवाज में स्कार से कहता है। उसकी एक आवाज में ही स्कार वहां से चला जाता है। उसके जाते ही सिया एक चैन की सांस लेती है। वो वहां से मोड़कर जाने वाले होती है कि तभी उसके कानों में रेहान की आवाज पड़ती है, शायद तुम कुछ भूल रही हो। रेहान अपने पॉकेट में हाथ डालते हुए उसके करीब आते हुए कहता है, कुछ भी कहो ये बंदा दिखता बड़ा हैंडसम है। ये क्या बात कर रही है सिया, कंट्रोल कंट्रोल। सिया उसे देखते हुए मन में कहती है, कंट्रोल करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा ही हो, जब चाहे तब कुछ भी कर सकती हो और बोल भी सकती हो। वो उसके पास आकर उसके बालों को उसके कान के पीछे करते हुए कहता है, देखो तुम ना मेरे मन की बातों को मत सुना करो, और वैसे भी मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रही थी। सिया चिढ़ते हुए कहती है, और मैं तुम्हारी बातों को क्यों मानो, मेरी मर्जी में जो चाहे वो करूंगा। अच्छा ये छोड़ो, अभी जो मैंने तुम्हें स्कार से बचाया है उसके बदले तुम क्या करने वाली हो। रेहान उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, क्या करना है हमें। सिया अपने हाथ अपने कमर पर रखते हुए उसे देखती है, मेरे लिए खाना बानो और मैं वो खाना खाने के बाद ही तुम्हें लेकर ठाकुर हवेली निकलूंगा। इतना कहकर वो बिना उसकी बात सुने वहां से चला जाता है। वही सिया मुंह खोले उसे देख रही थी। तभी सीढ़ियों से वापस रेहान की आवाज आती है, और मीठे में मैं खीर खाना पसंद करूंगा। इतना कहकर वो फिर से स्माइल करते हुए वापस वहां से चला जाता है। वही हिमांश और अमायरा की कार में। अमायरा एकदम शांत थी। वो अभी जो कुछ भी हुआ था वो उसके लिए किसी शौक से कम नहीं था। वो शांति से कार के बाहर देख रही थी। हिमांश कार एक विला के सामने रोकता है। वो वही विला था जिसमें हिमांश अमायरा को पहली बार लेकर आया था। हिमांश कार से निकलकर अमायरा को भी बाहर निकलता है और विला के अंदर चला जाता है। वो अमायरा को लेकर स्टडी रूम की तरफ बढ़ जाता है। स्टडी रूम में आने के बाद हिमांश अमायरा को एक कुर्सी पर बैठा कर एक पेपर उसके सामने करते हुए कहता है, साइन इट। उसकी बात सुनकर अमायरा उस पेपर को पढ़ती है और उस पेपर को पढ़ने के बाद वो थोड़ा हैरान होकर उसे देखने लगती है। अर्नव के विला में सुरभि एक लाल नेट की शादी पहने, कानों में सिल्वर झुमके, होठों पर एक लाल लिपस्टिक, हाथों में चूड़ा पहने वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। सुरभि सीढ़ियों से उतरते हुए अपनी दोस्त मेनका से बात कर रही थी। अर्नव उसके सामने आकर एक झटके से उसके फोन को उसके हाथ से लेता है। ये क्या बात हुई मिसेज राणा, आप अपने प्यारे हस्बैंड को छोड़कर अपनी दोस्त के साथ बिजी है। अर्नव उसके करीब आते हुए कहता है, पहली बात आप ना यूं हमसे दूर रहा कीजिए। दूसरी बात हम उससे पूछ रहे थे कि कहीं अपने उसके साथ कुछ किया तो नहीं, क्योंकि आपकी किसी भी बात पर भरोसा नहीं कर सकते हम मिस्टर राणा। सुरभि उसे अपने ऊपर से हल्का धक्का देते हुए कहती है, हम अपनी बातों के पक्के हैं मिसेज राणा, और अगर नहीं होते तो आपकी दोस्त को मरे 1 हफ्ता हो जाता। अर्नव उसके नाक को दबाते हुए कहता है। सुरभि चिढ़ते हुए उसके हाथ को अपने नाक से हटाकर वहां से डाइनिंग हॉल में चली जाती है। विहान और नायरा के मेंशन में नायरा तैयार होकर अपने कमरे में बैठी थी। रात की बातें अभी भी उसके दिमाग से निकल नहीं पा रही थी। उस कहीं ना कहीं लग रहा था कि उसकी कहीं बातें झूठ है और कहीं ना कहीं बातें सच भी लग रही थी। और इसी बीच उसका सर दर्द से फटा जा रहा था। तभी दरवाजा खोलकर मेड ब्रेकफास्ट लाकर उनके सामने रख देती है और उनके जाते ही विहान कमरे में आता है। आई होप कि तुम्हें मेरे बिना अच्छी नींद आती होगी मिसेज विहान सिंह ठाकुर। विहान एक शरारती मुस्कान के साथ उससे कहता है।
अच्छी, बहुत अच्छी नींद आती मिस्टर विहान सिंह ठाकुर, लेकिन आपकी शक्ल देखने के बाद लगता है दिन अच्छा नहीं जाएगा, नायरा उसे देखते हुए कहती है। इस वक्त उसके चेहरे पर एक कड़वाहट की मुस्कुराहट थी। लेकिन अफसोस, आपको हर दिन यही चेहरा देखना होगा मिसेज विहान सिंह ठाकुर, तो खुद को प्रिपेयर रखा कीजिए। विहान नाश्ते का एक निवाला उसके मुंह में डालते हुए कहता है। रिधांश और रिया के कमरे में। रिया सुबह सुबह उठकर फ्रेश हो चुकी थी। उसके एक प्यारी कॉटन की पिंक शादी पहनी थी, होठों पर हल्की पिंक लिपस्टिक, माथे पर सिंदूर, गले में मंगलसूत्र पहने वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसने अपने बाल एक साइड करके उन्हें टॉवल से पोंछ रही थी। धूप से आती रोशनी जैसे रिधांश के चेहरे पर पड़ती है, वैसे वो अपनी आंखें खोलकर बेड पर बैठ जाता है और उसकी नज़र सीधे रिया पर जाती है और उसी पर ठहर जाती है। रिधांश खड़े होकर पीछे से रिया को गले से लगा लेता है। उसके एक्शन इतने जल्दबाजी में हुए थे कि रिया थोड़ा शॉक हो जाती है। तभी उसकी नज़र सामने शीशे में अपने और रिधांश के अक्ष पर जाती है। वो दोनों अभी बहुत खूबसूरत लग रहे थे और इसी के साथ इनकार विंडो से आती रोशनी भी पड़ रही थी, जिससे वो और भी खूबसूरत लग रहे थे। सिया किचन में कुछ सर्वेंट्स की मदद से खाना रेडी कर देती है। वो जैसे रूम में जाती है तो वहां पर कोई नहीं था। तभी उसकी नज़र टेबल पर रखे फ़ोन कर जाती है। फ़ोन देखकर उसकी आंखों में एक अलग चमक आ जाती है। वो फ़ोन निकलकर किसी को कियारा को कॉल करने लगती है। थोड़ी देर में कॉल रिसीव हो जाता है और दूसरी तरफ से काय की आलसी आवाज़ आती है। कौन है यार, सुबह दिमाग खराब कर रहा है। एक मेरी बहन है, जिंदगी में चैन से न रहने देने की कसम खा रखी है और अब तो कोई चैन से सोने भी नहीं दे रहा है। अब क्या मुंह में दही जमाई है, कुछ बोलोगे? कियारा बिना कुछ बोले अपनी धुन में बोली जा रही है। मैं तुम्हारी ही बहन बोल रही हो और बस एक बार मुझे रेहान के पास से हटने दो, फिर बताती हो कि चैन से न जीने देना किसे कहते हैं, और जो काम कहा था वो किया, सिया हल्के गुस्से में कहती है। उसकी बातें सुनकर सिया का चेहरा गुस्से से भर जाता है और उसकी आंखों लाल हो जाती है। रात के 10 बजे बटरफ्लाई गैंग रेडी रहनी चाहिए, अब वो देखेंगे कि जैना की बात न मानने का क्या अंजाम होता है। इतना कहकर वो बिना कुछ सुने फ़ोन कट कर देती है। वो जैसे पीछे मुड़ती है तो सामने रेहान दीवार से टेक लगाकर खड़ा था। कहीं इसने मेरी बात तो नहीं सुन ली? नहीं, अगर सुन ली होती तो इतने आराम से मुझे नहीं देखता, और अगर सुन लिया होगा तो मेरे सारे प्लान का क्या होगा? सिया खुद से मन ही मन कह रही थी। तुम यहाँ, और वो भी मेरे फ़ोन के साथ, क्या कर रही हो? रेहान अपनी एक एब्रो ऊपर करते हुए कहा। वो मैं तुम्हें बुलाने के लिए आई थी और खाना रेडी है, नीचे चला कर खा लो। सिया बिना उसकी फ़ोन की बात का जवाब दिया वहाँ से ऐसे निकल जाती है कि अगर वो वहाँ रुकी तो रेहान उसे कुछ कर देगा। रेहान आगे आकर फ़ोन खोलता है तो देखता है कि कॉलर लिस्ट में लास्ट नंबर विहान का था। कॉल कट करने के बाद सिया ने तुरंत कियारा का नंबर डिलीट कर दिया था। रेहान ने फ़ोन को देखकर एक अजीब सी स्माइल दी और फ़ोन को अपने जेब में रखकर वहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ एक जगह जो कि बॉडीगार्ड से घिरी हुई थी, कुछ लोग कई लड़कियों को एक ट्रक से दूसरे ट्रक में भर रहे थे। इस बार कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसी भी कीमत पर ये लड़कियां दुबई पहुंच जानी चाहिए, नहीं तो इस बार बॉस हमें जान से मार देंगे। एक आदमी जो कि उन सभी लोगों का हेड था, वो चिल्लाते हुए वहां सभी बॉडीगार्ड से कहा। पता नहीं क्यों ये बॉस और उनका चमचा समझता नहीं कि किसी भी कीमत पर उस ठाकुर और राणा के रहते ये लड़कियां यहाँ से नहीं जा पाएंगी, और अब तो इन्हीं पीछे माफिया क्वीन जैना भी है, उसके रहते तो ये आदमी भी गाजियाबाद से नहीं निकाल पाएगा। एक बॉडीगार्ड दूसरे बॉडीगार्ड से कहा। उसकी बात पर दूसरा बॉडीगार्ड बस अपना सर हिला देता है। रेहान डाइनिंग टेबल पर सिया के साथ बैठा था। उसके सामने सिया के हाथों से बनी कई टेस्टी खाना रखा था, जिसे देखकर ही किसी के भी मुंह में पानी आ जाता। एक मेड सामने आकर उन दोनों को खाना परोसने लगती है। खाना परोसने के बाद वो एक साइड हो जाती है। सिया बिना रेहान को देखा खाना खाना शुरू कर देती है। रेहान पहले खाना देखता है और फिर खाने का एक निवाला लेकर खाता है। खाने का एक निवाला खाने के बाद उसकी नज़र सीधे सिया पर चली जाती है। इस लड़की को बात करने के सिवा खाना भी बनने आता है, चलो अच्छा है, कुछ तो फ़ायदा हुआ इसे कुछ साल अपने आप से दूर रखने का। इतना कहकर रेहान स्माइल करता है और वापस खाने लगता है। सिया किसी बच्ची को तरह खाना खा रही थी, वही रेहान की नज़र बार बार उस पर चली जा रही थी। कुछ देर में वो सभी ठाकुर हवेली पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचने के बाद रेहान सिया को कमरे में बंद कर देता है। सिया उसके इस एक्शन से बहुत गुस्से में थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी और देखते ही देखते रात हो जाती है और रेहान अब तक घर नहीं आया था। कुछ सर्वेंट्स जो सिया को डिनर देने आती थी, वो उसे बताती है कि रेहान आज घर नहीं आएगा। उनकी बात कर सिया को एक अलग सुकून मिलता है कि उसे अपन काम करेंगे में कोई दिक्कत नहीं होगी। और देखते ही देखते रात 1:10 बज जाते हैं और एक काले रंग के कपड़े पहनकर, जो कि सिया ने वार्डरोब में ही एक साइड छुपा कर रखा था, वो पहनकर खिड़की के रास्ते नीचे आ जाती है। पता नहीं इस रेहान की वजह से क्या करना होगा हमें, पहली बार खिड़की से कूदी हो, अगर मुझे कुछ होता ना तो मेरी आत्मा भी इसका साथ नहीं छोड़ती, सिया खुद से कहते हुए बैक गेट के पास खड़ी कार में बैठ जाती है और वहां से निकल जाती है। कुछ देर में वो सभी एक बड़े गोडाउन में खड़े थे। सिया मास्क लगाए स्टाइल में अंदर जाती है। उसके पीछे उसके टीम मेंबर्स थे, जो कि टोटल 12 थे।
सभी के चेहरे मास्क से ढके थे जिससे उन्हें देख पाना बहुत मुश्किल था, लेकिन सिया के ओरे से ही उसको पहना जा सकता था, क्योंकि उसका ओरा भी बहुत ही कोल्ड वाइब देता था। सिया हमेशा की तरफ विसल बजाते हुए एंटर करती है। उसकी मौजूदगी से वहां खड़े सभी लोग कांप रहे थे। दूसरी तरफ बॉस, जैसे कि आपने कहा था जैना यहीं पर है, तो आगे क्या करना है? एक बॉडीगार्ड रेहान से फोन पर कहा। उसकी बात सुनकर रेहान के चेहरे पर एक एविल स्माइल आ जाती है। जस्ट वेट, आई एम कमिंग, रेहान एक ठंडे लहजे में कहा। उसके बाद रेहान फोन कट कर देता है। इस वक्त रेहान ने ऊपर से लेकर नीचे तक सब कुछ काले रंग का पहना था। वो अपने ऑफिस से बाहर आता है और सामने गाड़ियों में बैठकर गोडाउन की तरफ निकल जाता है। मैंने कुछ कहा था, लेकिन अफसोस फिर से तुम सबने मेरी बात टाल दी, लेकिन इस बार नहीं, अब न तो तुम सभी रहोगे और कुछ दिन तुम्हारे बॉस को भी तुम्हारे पास भेज दूंगी, सिया अपनी लाल आंखों से उसे घूरते हुए कहती है। उसकी बात सुनकर वहां खड़े बॉडीगार्ड डर जाते हैं, लेकिन उनका हेड उन्हें उन पर अटैक करने को कहता है और इसी के साथ फायरिंग शुरू हो जाती है। सिया गुस्से में अपने सामने खड़े बॉडीगार्ड पर गोलियां चलाए जा रही थी। तभी एक बॉडीगार्ड सिया के पीछे से उस पर गन पॉइंट करता है और इसी के साथ एक फायरिंग की आवाज आती है। फायरिंग की आवाज सुनकर सब उस तरफ मुड़ते हैं तो पाते हैं जो आदमी सिया के ऊपर गन पॉइंट की थी वो मर चुका है। सब पलटकर धारी तरफ देखते हैं। लेट है, ब्लैक ड्रेस में रेहान अपने ट्रेंड बॉडीगार्ड के साथ वहां आ रहा था। ये यहाँ क्या कर रहा है? कुछ भी हो जाए, मुझे सबको खत्म करके जल्दी यहाँ से निकलना होगा, सिया खुद से कहती है और वापस अपने सामने खड़े आदमी को शूट कर देती है और कियारा को कुछ इशारा करके वहां से निकलने लगती है। नॉट सो सुन मिस जैना, एक एविल स्माइल के साथ रेहान उसके सामने आ जाता है। उसे अपने सामने देखकर एक पल के लिए सिया घबरा जाती है। अगले पल वो खुद को शांत कर लेती है। रेहान अपने हाथ आगे बढ़ाकर जैसे सिया के चेहरे से मास्क हटाने वाला था वैसे सिया उसका हाथ पकड़ लेती है और एक किक उसके लेफ्ट पैर पर मरती है जिससे रेहान हल्के से लड़खड़ा जाता है। सिया उसका हाथ छोड़ देती है। उसके एक्शन पर रेहान के होठ के कोने मुड़ जाते हैं। सिया उसे एक नज़र देखकर जैसे आगे बढ़ने वाली थी वैसे रेहान सिया का हाथ पकड़कर उसके पीठ से लगा देता है और अपने एक पैर से उसके पैर पर वार करता है, जिससे सिया के मुंह से आह निकल जाती है। लेकिन वो खुद को रेहान की पकड़ से छुड़वाने की कोशिश करती है और वो कामयाब भी हो जाती है। वो मुड़कर एक रेहान को किक कर देती है जिससे रेहान थोड़ी दूर हो जाता है। सिया जैसे ही दोबारा किक करने वाली होती है वैसे रेहान सिया के पैर को पकड़कर झटक देता है और उसके पेट पर पंच कर देता है। उसके पंच से सिया नीचे गिर जाती है। रेहान जैसे उसके तरफ कदम बढ़ाने वाला था वैसे पीछे से गोली चलती है जो कि सीधे उसके बाजू में लगती है। रेहान गुस्से में पीछे पलटता है तो पता है गोली कियारा ने चलाई थी। हे भगवान, प्लीज हमें हमारे डेविल जीजू से बचा लेना, फिर हम कभी भी इन दोनों के बीच नहीं आएंगे, कियारा मन ही मन डरते हुए कहती है। सर मिस जैना, राका रेहान को उसके पीछे इशारा करते हुए कहता है। रेहान जैसे पीछे पलटता है वैसे पता है कि सिया वहां से निकल चुकी थी। वो गुस्से में कियारा के तरफ पलटता है तो वो भी गायब थी। आखिरी बार तुम भागी को जैना, लेकिन अगली बार तुम्हारा चेहरा न देखा मैंने तो मेरा नाम रेहान सिंह ठाकुर नहीं, रेहान गुस्से से कहता है। पहले गैंग के लोग मारे जा चुके थे। बटरफ्लाई गैंग के कुछ लोग घायल थे और कुछ मारे गए थे। रेहान एक नज़र सबको देखता है और फिर वहां से निकल जाता है। वही सिया उसी वैसे जैसे वो नीचे आई थी वैसे ही वापस कमरे में चली जाती है। कमरे में जाने एक बाद वो वापस से अपने कपड़े चेंज करती है और बेड पर आकर लेट जाती है। सिया इस वक्त अपनी आंख बंद किए एक गहरी सोच में घूम थी। तभी वो एक झटके से अपनी आंखें खोलती है और रेहान के वार्डरोब के साइड जाकर उसका सेकंड पर्सनल लैपटॉप लेती है और उसमें कुछ करने लगती है। सिया एक वीडियो ओपन करती है। ये वीडियो सिया के एक बॉडीगार्ड के कपड़ों में छुपे बटन कैमरा की थी। सिया वीडियो स्टॉप करके जूम करती है तो उसकी नज़र वापस वैसे ही साया पर जाती है जो को उसने कुछ दिन पहले ठाकुर हवेली में देखा था। सिया पिक्चर जूम करके देखती है तो उसे इस साया के हाथ के सिवा कुछ नहीं दिखता। उसके हाथों पर एक अलग सा टैटू था और उसके बीच के उंगली में एक शेर की रिंग थी और हाथ में एक गोल्ड का कड़ा था। सिया इस पिक्चर की अपने फ़ोन में फ़ोटो खींचती है और उसे बंद करके वापस उसकी जगह पर रख देती है। सिया एक दिमाग में पूरी फैमिली की एक लोगों का चेहरा एक एक करके सामने आ रहा था। सिया की आंखें भरी होने लगती है और वो सोचते सोचते ही सो जाती है। अमायरा कमरे में बैठी थी। उसके हाथों में अभी भी हिमांश के दिए पेपर्स थे। वो पेपर्स अमायरा के कॉलेज के एडमिशन फॉर्म के पेपर थे जिन पर एक डेट लिखी थी जिस दिन अमायरा को कॉलेज जाना था। अमायरा फॉर्म को एक साइड करके खड़ी होती है और बालकनी में चांद को देखते हुए कहती है, क्या है आप, हमें बिल्कुल समझ नहीं आता। कभी ऐसा दिखाते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा हमसे कोई नफरत करता है तो वो सिर्फ आप है, लेकिन कभी कभी ये दिखाते हैं कि आपसे ज़्यादा किसी को भी हमारी फिक्र नहीं है। फिर खुद की आंखें बंद करते हुए कहती है, आज हमने जो कुछ भी सुना उससे हमें आप में और डैड में कोई फर्क नहीं दिखता है, लेकिन उस समय आपकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसे हमें लग रहा था कि जो माँ ने कहा है वो सिर्फ एक अधूरा सच है, तो आखिर पूरा सच है क्या? इतना कहकर अमायरा अपनी आंखें खोलती है और एक तक चांद को देखते हैं और फिर खुद से कहती है, लेकिन चाहे कुछ भी हो आपने जो कुछ भी किया था वो माफ़ करने लायक नहीं है।
और हम आपको कभी माफ़ करेंगे भी नहीं, आपके लिए हमारे दिल में नफरत कभी कम नहीं होगी। इतना कहकर अमायरा अपनी आंखें वापस से बंद कर लेती है। रात काफ़ी हो गई थी, तभी सिया के महसूस होता है कि कोई उसके कमर पर हाथ रख रहा है। जैसे ही सिया को यह महसूस होता है वैसे ही उसकी आंखें खुल जाती है और सीधे रेहान की ग्रे आइज से टकराती है। सिया कुछ बोलती उससे पहले रेहान अपने होठ सिया के होठों पर रख देता है और पैशनेट किस करने लगता है। उसके हाथ सिया के कमर पर कसते जा रहे थे, वही सिया उसे धक्का देने की कोशिश कर रही थी। क्रिश अपने हाथों में शराब की ग्लास लिए अपने सामने रेहान और सिया की कुछ पिक्चर्स देख रहा था जिसमें वो दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे। तुम्हें मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा रेहान सिंह ठाकुर, तुम मुझसे मेरी सिया को नहीं छीन सकते, वो मेरी थी और मेरी ही रहेगी। क्रिश रेहान की तस्वीर को गुस्से में देखते हुए कहता है। क्रिश किसी को कॉल करके कुछ इंस्ट्रक्शन देकर कॉल कट कर देती है। कल तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा रेहान सिंह ठाकुर, जस्ट वेट एंड वॉच। क्रिश एक शैतानी हंसी हंसते हुए बोलता है। लेकिन वो ये नहीं जानता था वो जो कुछ भी कर रहा किसके खिलाफ कर रहा है। रेहान जिसे पल पल की खबर होती है कि उसके दुश्मन क्या कर रहे और क्रिश उसके खिलाफ जानने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ रेहान कुछ देर में सिया के होठों को छोड़ता है और फिर बिना कुछ बोले वॉशरूम में चला जाता है। अजीब इंसान है, कितनी अच्छी नींद आ रही थी लेकिन पता नहीं क्या होता है इनको, जब देखो तब हमारी नींद खराब कर देते हैं, सिया मुंह बनाते हुए कहती है, फिर सो जाती हैं। एक अनजान जगह पर एक लड़की कंप्यूटर के सामने बैठकर कुछ कोड टाइप कर रही थी। उस लड़की का चेहरा इस वक्त बेहद सीरियस था। कुछ देर में वो लड़की रुक जाती है और चेयर से खड़ी होकर सामने एक व्हाइट बोर्ड पर जाकर कुछ लिखने लगती है। इट्स टाइम फॉर दिस एंड, वो लड़की उस बोर्ड को देखते हुए कहती है। बहुत इंतजार किया था मैंने और अब बस बारी है बदले की। इतना कहकर वो लड़की डेविल स्माइल करती है। वही मुंबई में समुंदर के पास एक लड़का वहां खड़ा होकर समुंदर में उठ रही लहरों को देख रहा था। बॉस कोई क्लू नहीं मिला, आगे क्या ऑर्डर है? एक उसी के हम उम्र लड़का उससे पूछता है। कुछ नहीं, शांत रहो, एक दिन वो खुद अपने बिल से बाहर निकलेगी और तब वो कैद होगी मेरे पिंजरे में, वो आदमी एक डेविल स्माइल के साथ कहता है और अपनी कार में बैठकर वहां से चला जाता है। ठाकुर हवेली। रेहान वॉशरूम से निकलकर एक नज़र सिया को देखता है और फिर वहां से चला जाता है। वही सिया जो कि गहरी नींद में थी। रेहान के जाने के बाद उसके कानों में एक रिंग की आवाज़ पड़ती है। वो जल्दी से उठकर बैठ जाती है और एक नज़र पूरे कमरे में डालती है और फिर अपने तकिया के नीचे से अपने फ़ोन को निकलकर नोटिफिकेशन देखती है। काम हो गया है, कल पहला शिकार अपने बिल से बाहर निकल रहा है। उस मैसेज को पढ़कर उसके चेहरे पर एक एविल स्माइल आ जाती है। कल का दिन आपकी जिंदगी का आखिरी दिन है मिस्टर राहुल राणा, सॉरी सॉरी माय डियर चाचा जी। इतना कहते वक्त उसकी आंखों लाल थी। ये आदमी कहाँ गया? सिया अपना फ़ोन वापस अपने तकिए के नीचे छुपाते हुए खुद से कहती है, छोड़ो मुझे, क्या मैं तो आज इस पूरे बेड पर आराम से सोऊंगी। इतना कहकर जैसे वो लेटने वाली थी तभी एक आवाज़ आती है। अफसोस, ऐसा कुछ नहीं होने वाला क्योंकि मैं यही सोऊंगा। रेहान एक फाइल कमरे के अंदर लेकर आते हुए कहता है। रेहान उस फाइल को टेबल पर रखता है और सिया के बगल में लेटकर उसे अपने सीने से लगा लेता है। सिया पहले तो उसे खुद से दूर करने की कोशिश करती है लेकिन जब वो देखती है कि रेहान अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ तो वो कोशिश करना बंद कर देती है और वैसे ही सो जाती है। एक अंधेरे कमरे में एक आदमी सामने टीवी पर शो हो रहे कन्वीर, वीरेंद्र और राहुल को देखकर कुछ बातें कर रहा था। याद रखना, किसी भी कीमत पर तुम सभी उन लोगों के हाथों नहीं आने चाहिए, वो आदमी सामने उन तीनों से कहता है। लेकिन वो जैना हमारे सारे कामों में टांग अड़ा रही है, उसका क्या करना है? राहुल राणा उस आदमी से पूछते हैं। उसका जो करना है वो हम बताएंगे, लेकिन अभी हमारा फोकस जैना पर नहीं, राणा ब्रदर्स और ठाकुर ब्रदर्स पर होना चाहिए, वो आदमी राहुल की बातों का रिप्लाई करता है। और याद रहे उस रेहान, विहान, रिया और सुरभि को कुछ नहीं होना चाहिए, नहीं तो मैं तुम सभी को जिंदा काट दूंगा, वो आदमी अपनी बात आगे जारी रखते हुए कहता है। और मेरी बेटी का क्या, जो तुम्हारे कारण उस हिमांश के पास है? इस आदमी की बात सुनकर वीरेंद्र जी बौखलते हुए कहते हैं। उसे मैं उसके पास लेकर आऊंगा, लेकिन इन चारों का रिश्ता मेरे सबसे करीबी इंसान से है जिसके लिए मुझसे इन सभी को सेव करना है, वो आदमी भी वीरेंद्र जी के जैसे ही उन्हें रिप्लाई करता है। विहान और नायरा के कमरे में। विहान कमरे में आता है तो देखता है नायरा ब्लैंकेट से अपने आप को पूरी तरीके से कवर करके बैठी थी। उस ब्लैंकेट से सिर्फ उसका चेहरा दिख रहा था। ये देखकर वो अपने आप को मुस्कुराए बिना नहीं रोक पाता। वो धीरे से जाकर नायरा के कंधे पर टैप करता है। उसके इस एक्शन पर नायरा बेड से उछल पड़ती है। क्या कर रहे हो, जान लोगे क्या मेरी? नायरा गुस्से से उससे पूछती है। नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बातों, ये तुम खुद को भूत बनाए वहाँ क्या देख रही हो? विहान हल्के हंसते हुए बोलता है। अरे हाँ, आपको पता है मैंने वहाँ पर एक छिपकली देखी। मैं न वॉशरूम जा रही थी और दरवाजे के बगल में वो छिपकली थी। नायरा विहान को वॉशरूम के पास वाले दरवाजे पर इशारा करते हुए बताती है। तुम इतनी छोटी सी छिपकली से डर गई? विहान अपनी आंखें छोटी करते हुए उससे पूछता है।
हाँ, हर कोई तुम्हारी तरह नहीं होता ना, जिसे किसी भी चीज से डर न लगे, नायरा अपनी आंखें रोल करते हुए कहती है। ये सब बोलते समय नायरा बेहद क्यूट लग रही थी। विहान अपने आप को और नहीं रोक पाता और वो नायरा को अपनी तरफ खींच लेता है और उसके होठों पर अपने होठ रख देता है। करीब 20 मिनट के पैशनेट किस के बाद वो उससे दूर होता है। इस वक्त नायरा का चेहरा लाल हो गया था। अब ये जानना मुश्किल था कि उसका चेहरा शर्म से लाल था या गुस्से से। नायरा विहान को घूर ही रही थी कि तभी विहान चिल्लाते हुए कहता है, छिपकली। उसकी बात सुनकर नायरा उसके उस पर खुद पड़ती है। कहाँ है छिपकली? नायरा डरते हुए कहती है। इतनी बड़ी छिपकली खुद मेरे ऊपर है, विहान मुस्कुराते हुए कहता है। वही उसकी बात सुनकर पहले तो अमायरा कंफ्यूजन में उसे देखती है, फिर जैसे उस समझ आता है वो गुस्से से उसे घूरते हुए कहती है, नी, अब देखो ये छिपकली तुम्हारा क्या करेगी। इतना कहकर बेड से तकिया उठाकर वो विहान को मरने लगती है। वही विहान उससे बचने के लिए पूरे रूम में दौड़ने लगता है और नायरा उसके। कुछ देर में थक जाने के बाद दोनों एक साथ बेड पर गिर जाते हैं और एक दूसरे को देखकर खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं। इसी हंसी मजाक में कब दोनों एक दूसरे को गले लगाकर सो जाते हैं। अगला दिन, आज का दिन सबसे बड़ा था। आज किसी की जिंदगी बदलने वाली थी। वो कौन था ये जानने के लिए पढ़ते रहिए। रेहान रेडी होकर डाइनिंग हॉल में आता है और मैं चेयर पर बैठ जाता है। सिया उसके पीछे आ रही थी, वो भी जाकर उसके बगल वाले चेयर पर बैठ जाती है। सब लोग अभी भी उन दोनों को ही घूर रहे थे, क्योंकि रिसेप्शन की रात को क्या हुआ था अभी भी उन्हें नहीं पता था। आप सभी लोग हमारा चेहरे देखने के अलावा अपने सामने की थाली पर भी ध्यान से सकते हैं, क्योंकि मुझे या सिया को देखने से आपका पेट नहीं भरेगा। रेहान ठंडी आवाज में सबको घूर हुए कहता है। उसकी बात पर सब लोग अपने खाने में ध्यान देने लगते हैं, लेकिन आज महेंद्र जी कुछ अलग ही सोचकर सिया के बगल में बैठे थे। वो सिया के कान के करीब आठ हुए कहते हैं, तुम्हें इस आदमी को देखकर मूड नहीं खराब होता? महेंद्र जी सिया से पूछते हैं। होता है ना दादाजी, बहुत होता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, इसकी शिकायत हम किससे करें जो इसे हमसे दूर रहने के लिए कह दे। सब तो इसकी एक आवाज पर डर जाते हैं। सिया भी मुंह बनका कहती है, सबका पता नहीं, लेकिन मैं नहीं डरता। तुम्हें भी इस आदमी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम इससे जितना डरोगी ये तुम्हें उतना डराएगा, महेंद्र जी उसे समझाते हुए कहते हैं। वही सिया भी उनकी बात ध्यान से सुन रही थी। अगर आपने मेरी बीवी को मेरे खिलाफ हथियार बनने की सोची न तो देख लीजिएगा, ये आपको बहुत महंगा पड़ेगा दादाजी। रेहान जो कब से उन दोनों को घूर रहा था वो अपने दादाजी से कहता है। जल कुकड़ा कहीं का, दादाजी खुद में बड़बड़ते हैं। उनकी बात सिया के कानों में पड़ जाती है और वो खुद को भी मुस्कुराए बिना नहीं रोक पाती। कुछ देर में नाश्ता करने के बाद रेहान और विहान ऑफिस निकला जाते हैं। रेहान और विहान की कार ठाकुर हवेली से बस कुछ ही दूरी पर थी कि तभी सामने की गाड़ी अचानक से रुक जाती है। सबको कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन तभी सामने की कार से कुछ बॉडीगार्ड्स निकलकर रेहान के बॉडीगार्ड और रेहान पर फायर करने लगते हैं। रेहान और उसके बॉडीगार्ड भी बाहर निकलकर उन पर फायर करने लगते हैं। तभी वहां कुछ और गाड़ियां भी आती है और उसमें से बॉडीगार्ड निकालकर रेहान के ऊपर हमला करने लगते हैं। लेकिन रेहान इन सभी चीजों के लिए पहले से तैयार था। वो अपनी वॉच में लगे एक छोटे से बटन को दबाता है, जिससे कई गाड़ियां लाइन में आकर फायर दूसरी टीम पर फायर करने लगती है। रेहान के बॉडीगार्ड भले ही कम थे, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिंग और शराब माइंडेड थे। कुछ देर में दूसरे टीम के सारे आदमी मर जाते हैं, बस उसमें से एक आदमी बचा था। रेहान उस आदमी के सामने आकर खड़ा हो जाता है। वो आदमी रेहान को देखकर अंदर तक डर रहा था। राका, जरा हमारे दूसरे मेहमान को भी इनकी जगह पहुंच दे, रेहान एक एविल स्माइल के साथ कहता है और सिटी बजाते हुए अपनी कार में बैठकर अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। वही सिया कमरे में रेडी हो चुकी थी। वो कमरे में लॉक लगा देती है और बेड पर टाकियों को रखकर उसके ऊपर से ब्लैंकेट रख देती है। वो इतना करके जैसे सीधे खड़ी होती है, वैसे उसके वॉच पर बीप का साउंड आता है, जिसका मतलब ये था कि उसकी टीम का एक मेंबर उसका नीचे इंतजार कर रहा है। सिया वापस वैसे ही विंडो से नीचे उतरती है। मुझे ना यहाँ पर एक पर्सनल सीढ़ियाँ बना देना चाहिए, नहीं तो एक दिन इसे उठाते हुए कहीं मेरी हड्डी ना टूट जाए। इतना कहकर वो अपना हाथ साफ करते हुए बाहर आई कार में बैठकर वहां से निकल जाती है। सिया बाहर मौजूद गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाती है। एक अनजान जगह पर वही लड़की सिया के हर प्लान के बारे में जानती थी। तुम सब सही कर रही हो, बस डर है तो सिर्फ इस हैवान का जो रिधांश और रेहान से कम नहीं है। ये कहते वक्त उस लड़की की आंखें हल्की नम थी, मानो वो अपने पास्ट में चली गई हो। फ्लैशबैक, एक लड़की लगातार चीखे जा रही थी। उस पर गर्म पानी की 2 बाल्टी डल चुकी थी, जिससे उस लड़की की स्किन रेड हो गई थी। पानी ज्यादा गर्म भी नहीं था और उसे ठंडा भी नहीं कह सकते थे। याद रखना, तुम ये जो कुछ भी कर रहे हो ना, उसका हिसाब मैं तुमसे सूद समेत लूंगी, वो लड़की अपने सामने खड़े लड़के से चीखते हुए कहती है। तुम यहाँ से कहीं नहीं जा पाओगी और बदला लेने की तो दूर तक कोई भी रास्ता नहीं है। और रही बात याद रखने की, तो स्वीट हार्ट, तुमसे जुड़ी सारी चीजें मुझे हमेशा याद रहेंगी, क्योंकि तुम मेरे लिए मेरा सबसे स्पेशल टॉय हो, जिसके साथ मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इतना कहकर वो शैतानी हंसी हंसने लगता है। वही उसकी बात सुनकर वो लड़की नफरत से उसे घूरने लगती है। फ्लैशबैक एंड।
सच कहा था तुमने कि तुम मुझसे जुड़ी किसी चीज को नहीं भूल सकते और अब मैं तुम्हें भूलने भी नहीं दूंगी। वो लड़की एक बदले की भावना से सामने लगी एक लड़के की तस्वीर को देखते हुए कहती है। अथर्व और कियारा आज कहीं नहीं गई थी और सिया ने भी उसे अपने साथ आने से मना कर दिया था। कियारा अथर्व के कमरे में कुछ ढूंढ रही थी। कहाँ रखा होगा इसने वो पेनड्राइव, बस एक बार वो मिल जाए फिर मेरा काम हो जाएगा। कियारा अभी अपने आप से कह ही रही कि तभी पीछे से एक आवाज आती है। ये ढूंढ रही हो? ये आवाज सुनकर वो डर जाती और जब वो पीछे पलट कर देखती है तो वहाँ अथर्व अपने हाथ में वही पेनड्राइव लिए खड़ा था। इस वक्त उसके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं था। कियारा जैसे पीछे पलट कर देखती है तो वहाँ पर अथर्व खड़ा था। अथर्व को देखकर कियारा अंदर तक डर रही थी। तो मिस कियारा, राणा आप यही ढूंढ रही थी ना? अथर्व कियारा के सामने खड़े होते हुए कहता है। कियारा उसका कोई जवाब नहीं देती। तभी अथर्व गुस्से से उस पेन ड्राइव को फेंक देता है और उसके हाथ को पकड़कर उसकी पीठ से लगाकर कहता है, तुम्हारे भाई ने भेजा है ना यहाँ? तुम सभी कभी सामने से वार नहीं कर सकते। पहले तुम्हारे भाई ने मेरी बहन को किडनैप किया और फिर इतने दिन तक तुम्हें यहाँ पर रखा जिससे मेरी इन्फॉर्मेशन उस तक पहुँच सके। तुम और तुम्हारा भाई एक नंबर के धोखेबाज हो। अथर्व बोले जा रहा था कि तभी कियारा उसे खुद से दूर करते हुए गुस्से कहती है, अगर मेरे भाई और मैं धोखेबाज हो ना तो तुम्हारा बाप भी कोई कम नहीं है। मेरे भाई ने किसी का किडनैप नहीं किया था, बस उस चीज को अपना बनाया जो बचपन से उसकी थी। और मेरे भाई ने मुझे यहाँ नहीं भेजा, बल्कि याद करो तुम खुद मुझे यहाँ लेकर आए थे। कियारा अपनी बात खत्म करके खड़ी हो जाती है और उस कमरे से जाने लगती है। तभी अथर्व उसका हाथ पकड़कर पीछे की दीवार से लगा देता है जिससे उसके मुंह से एक आह निकल जाती है। अथर्व उसके दोनों तरफ अपने हाथ रखकर कहता है, हाँ मेरी ही गलती थी जो इस मासूम चेहरे के पीछे छुपे इस शैतानी दिमाग को मैं पहचान न सका, लेकिन अब मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। अब मैं अपनी बहन का बदला उसकी बहन से लूंगा। उसकी बात सुनकर कियारा अपना एक पैर उठाकर उसके पेट पर मरती है और उसे खुद से दूर धकेलते हुए कहती है, मेरे साथ कुछ कर पाना तुम्हारे बस की बात नहीं है और याद रखना बहुत जल्द मुलाकात होगी। इतना कहकर वो बिना वक्त गंवाए कमरे से बाहर निकलकर दरवाजा बाहर से बंद कर देती है। कियारा जल्दी से घर से बाहर निकलती है और अपनी कार में बैठकर राणा विला के लिए निकल जाती है। वही अथर्व गुस्से से दरवाजा पीटे जा रहा था। तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा कियारा, राणा किसी भी कीमत पर, आज नहीं तो कल सही तुम्हें मैं अच्छे से सबक सिखाऊंगा। अथर्व कमरे में मौजूद सामान को फेंकते हुए कहता है। वही हिमांश अमायरा को लेकर उसके कॉलेज आया था। अमायरा अंदर से बहुत खुश थी लेकिन वो बाहर जाया नहीं होने देना चाहती थी। कुछ देर में हिमांश अमायरा को लेकर कॉलेज के सामने खड़ा था। हिमांश अपनी कार से अपने शैड्स पहनकर बाहर निकलता है और फिर अमायरा के साइड जाकर दरवाजा खोलकर उसे बाहर आने को कहता है। अमायरा भी वैसे ही कर रही थी जैसा हिमांश ने कहा था। हिमांश अमायरा को लेकर कॉलेज के अंदर चला जाता है। वही उसके बॉडीगार्ड उसे चारों तरफ से प्रोटेक्शन दे रहे थे। हिमांश अमायरा को लेकर प्रिंसिपल ऑफिस पहुंचता है और उसे बाहर रुकने का इशारा करके अंदर चला जाता है। वही अमायरा अपने सामने मौजूद चीजों को देख रही थी। तभी उसकी नज़र कुछ लड़कियों पर जाती है जो अभी हिमांश को घूर रही थी, जो कुछ देर पहले अंदर गया था। अमायरा कुछ देर उन्हें देखती है, फिर उन पर से अपनी नज़र हटा लेती है। तभी हिमांश ऑफिस से बाहर निकलता है और अमायरा को अपनी तरफ पलट कर कहता है, तुम्हें कॉलेज आने की परमिशन दी है तो सिर्फ कॉलेज में रहना, अगर भागने की कोशिश की तो मैं भी नहीं जानता कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। इतना कहकर हिमांश अमायरा के होठों पर अपनी होठ रखकर उसे पैशनेट किस करने लगता है। करीब 10 मिनट तक किस करने के बाद वो उससे दूर होता है। उसके बाद उसका हाथ पकड़कर उसकी क्लास के सामने छोड़कर चला जाता है। वही अमायरा उसे वहां से जाते हुए देख रही थी। उसके बाद वो क्लास के अंदर चली जाती है। वही सिया के साइड, सिया एक कमरे में पहुंचती है। सामने एक आदमी कुर्सी से बंधा हुआ था। सिया उसके पास जाकर उनके चेहरे पर से कपड़ा हटा देती है। वो आदमी कोई और नहीं राहुल राणा थे। उनके चेहरे से जैसे वो कपड़ा हटता है वैसे वो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। थोड़ी देर में जब वो आंखें खोलकर सामने देखती है तो सिया को देखकर वो शॉक हो जाते हैं और हकलाते हुए बोलते हैं, सिया बेटा तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो वो इतना ही बोल पाए थे कि सिया उन्हें चुप रहने का इशारा करती है। मैं कहा ये मायने नहीं रखता, मायने रखता है तो आप यहाँ क्यों है? क्योंकि मैं अपनी जगह पर हो जहाँ मुझे होना चाहिए था मिस्टर राणा। सॉरी चाचा जी, सिया एक मुस्कुराहट के साथ कहती है। वहीं उसकी बात सुनकर राहुल जी बिल्कुल हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जहां तक वो जानते थे सिया को उसके बचपन का कुछ नहीं याद था, तो वो कैसे उनके रिश्ते के बारे में जानती है। सिर्फ एक सवाल आपसे पूछूंगी चाचा जी, अगर आपने उसका जवाब दे दिया तो आप आज़ाद, अगर नहीं तो? सिया अपनी हाथ में गन घूमते हुए कहती है। क्या पूछो, मैं तुम सब चीज़ों का जवाब दूंगा, राहुल की डरते हुए पूछते हैं। कौन है वो चौथा शख्स जिसके साथ आपने मिलकर 20 साल पहले अपने खून के रिश्ते, अपने भाई की फैमिली को जान से मरना चाहा? सिया गुस्से से अपने दांत बिचते हुए कहती है। मैं तुम्हें बस इतना बता सकता हूं कि वो शख्स रेहान के घर से है, लेकिन ये नहीं बता सकता कि कौन है, नहीं तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, राहुल जी डरते हुए कहते हैं। ये तो मुझे भी पता है,
तो अब आप मेरे किसी भी काम के नहीं है तो आपके जिंदा रहने का क्या फ़ायदा, सिया गन उनके सर पर पॉइंट करते हुए कहती है। लेकिन फिर कुछ सोचकर गन हटा देती है। उसे हों हटता देख मिस्टर राहुल राणा एक राहत की सांस लेते हैं, लेकिन फिर सिया के चेहरे पर आई एविल स्माइल को देखकर वो डर जाते हैं। क्यों ना आपको भी वैसे ही मारा जाए जैसे आपने अपने भाई को मारा था, राइट चाचा जी। सिया एक एविल स्माइल के साथ अपने बॉडीगार्ड को कुछ इशारा करती है। कुछ टाइम में वो बॉडीगार्ड वापस आकर उसके कान में कुछ कहता है, जिसे सुनकर वो स्माइल करने लगती है। चलिए अब आपके जिंदगी का अंत है, कोई आखिरी इच्छा, सिया अपनी गन अपने पार्टनर को देते हुए कहती है। प्लीज छोड़ दो मुझे बेटा। मिस्टर राहुल राणा अपने यही शब्द बार बार रिपीट कर रहे थे। माफ कीजिएगा लेकिन ये नहीं हो सकता, बाय बाय चाचा जी। इतना कहकर सिया वहां से निकल जाती है। सिया बाहर आकर अपनी कार में बैठती है और वहां से निकल जाती है। सिया कुछ ही दूर आई थी तभी एक जोरदार ब्लास्ट के साथ वो जगह खत्म हो जाती है जहां राहुल जी को रखा गया था। सिया कार के व्यू मिरर से वो आग देख रही थी। 1 दुश्मन खत्म, बाकी के बचे 3, सिया खुद से मन कहती है। सिया अपने हाथ से इशारा करती है जिससे गाड़ियों का महफिल आगे बढ़ जाता है। थोड़ी देर में सिया के फोन कर एक मैसेज की आवाज आती है जिसमें पढ़कर उसकी आंखें छोटी हो जाती है। उस मैसेज में रेहान के ऊपर हमले के बारे में जानकारी थी। सिया ने ठाकुर फैमिली के सभी सदस्य के पीछे अपने बॉडीगार्ड लगवा रखे थे। उसे भरोसा था कि जो भी वो चौथा शख्स है उसका किसी भी तरह से ठाकुर फैमिली के मेंबर से रिलेशन था। ये कृष मरेगा, पहले से ये इस राक्षस के नज़र में था और अब तो रेहान इसका वजूद खत्म करके ही मानेगा, सिया मन ही मन कहती है। उसके बाद अपना फ़ोन बंद करके अपनी आंखें बंद कर लेती है। वही राणा मैंशन। कियारा की कार राणा मैंशन के सामने रुकती है। वो अपनी कार से निकलकर घर के अंदर चली जा रही थी। कियारा सीढ़ियों से चढ़कर अपने कमरे में जाने लगती है। तभी पीछे से रिधांश की आवाज़ आती है। तुम तो बिजनेस सीखने किसी कंपनी के अंडर काम कर रही, तो इतनी जल्दी यहाँ कैसे? जहाँ तक मुझे पता है अभी तो तुम्हारे इंटर्नशिप के 1 साल बाकी है, राइट? रिधांश की बात सुनकर कियारा अपनी आंखें कसकर बंद करती है। अगर सिया दी मुझसे बड़ी ना होती ना तो मैं कभी भी उनकी बात नहीं मानती। अभी तो उनकी वजह से मैं उस शैतान के साथ फंसी थी, जब उनसे बची तो मेरे ये जलाद भाई मिल गए। कियारा धीरे धीरे पीछे पलटती है तो रिधांश एक हाथ में फाइल लिए और दूसरे हाथ को जेब में डाले उसे ही देख रहा था। वो भाई जिस कंपनी में मैं इंटर्नशिप कर रही थी उस कंपनी सीईओ के मिजाज अच्छे नहीं थे, इसलिए मैं और नहीं वहाँ काम कर सकती थी तो मैंने छोड़ दी। कियारा की बात सुनकर रेहान उसे देखते हुए कहता है, कियारा तुम हमारी भले ही सगी नहीं लेकिन बहन हो और हमने रूहे बचपन से देखा है कब तुम झूठ बोलती और कब सच। तुम और सिया कभी भी जीत नहीं बोल पाते तो कोशिश भी मत किया करो। रिधांश की बात सुनकर कियारा थोड़ा डर जाती है। तभी रिधांश वापस बोलता है, अगर तुम अभी नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं, जब मन करे तब बता सकती हो। अभी मैं ऑफिस जा रहा हूँ, रिया कमरे में है, तुम चाहो तो उसके साथ टाइम स्पेंड कर सकती हो। इतना कहकर रिधांश वहां से निकल जाता है। आइए जानते हैं कियारा के बारे में। कियारा हरीश राणा की रियल बेटी नहीं थी। हरीश राणा ने उसे अडॉप्ट किया था, सिर्फ कियारा को नहीं बल्कि एक और लड़की को, जिसके बारे में आप आगे जानेंगे। कियारा हरीश राणा के बहन की बेटी थी जो कि एक एक्सीडेंट में मर गई थी, जिसके बाद उन्होंने उसे अडॉप्ट कर लिया था। कियारा सिया से 2 साल छोटी है। आइए वापस चलते हैं स्टोरी में। कियारा सीधे कमरे में चली जाती है। तभी उसके फ़ोन पर एक मैसेज की नोटिफिकेशन आती है। उस मैसेज को पढ़कर उसके चेहरे पढ़कर स्माइल आ जाती है। वो अपने कमरे में लगी टीवी को ऑन करती है जिस पर अभी की लेटेस्ट न्यूज शो हो रही थी। न्यूज रिपोर्टर, हमारे पीछे मौजूद घर में कुछ घंटे पहले लगी थी बड़ी आग जिसमें ऋषिकेश एक बिजनेसमैन मिस्टर राहुल राणा की डेड हो गई। अब ये पता नहीं कोई ये के हादसा है या मर्डर। आगे की खबर जानने के लिए बने रहिए हमारा साथ। न्यूज रिपोर्टर इतना कहकर संत हो जाते हैं। मानना पड़ेगा दीदू, आपने इन्हें ऐसी ही मौत दी जिसके ये है दार थे। कियारा न्यूज में मेंशन को देखते हुए कहती है। इस वक्त उसकी आंखों में एक अलग ही सुकून था। ओ माय गॉड, मैं ये कैसे भूल सकती हो। मेरे माफिया कार्ड और बाकी चीजें वही रह गई। अगर उसमें से एक भी उस शैतान को मिल गई तो मेरे लिए सबसे बड़ा खतरा होगी। मुझे कुछ भी करके वो कार्ड लाना होगा। कियारा अपने सर पर हाथ रखते हुए कहती है। मुंबई एक ऑफिस में वही लड़का जो पिछली रात समुंदर के किनारे खड़ा था, वो लड़का चेयर पर बैठा अपने हाथों में ली एक प्यारी सी लड़की की तस्वीर लिए शिद्दत से देख रहा था। कहा हो तुम बेबी, आई एम मिसिंग यू। फिर थोड़ा हंसते हुए वो तुम्हारा डरा हुआ चेहरा, कभी गुस्से से लाल चेहरा और तुम्हारी बिल्ली जैसी आंखें। इतना कहकर वो उस लड़की की तस्वीर को देखने लगता है। तभी एक नॉक के साथ एक आदमी अंदर आता है। सर मैम, हमें यहाँ नहीं मिली। उस आदमी की बात सुनकर वो लड़का जो उस लड़की की पिक्चर को देख रहा था वो गुस्से से टेबल पर रखा वास फेंकते हुए कहता है, 2 साल से एक लड़की को नहीं ढूंढ पा रहे हो तुम। याद रहे मुझे को लड़की चाहिए और तुम सभी के पास सिर्फ 2 महीने है। वो आदमी गुस्से से कहता है, सर हमने कई जगह देख लो, बस ऋषिकेश बाकी है। वो आदमी डरते हुए कहता है, हम तो अब तक किसका इंतजार कर रहे थे। तुम शाम को ऋषिकेश के लिए जेट रेडी करो और याद रखना अगर वो नहीं मिली तो अपनी जान खुद के हाथों ले लेना। नाउ गेट लास्ट।
वो आदमी गुस्से से अपने सामने खड़े एसिडेंट अरुण से कहता है। उस लड़के की बात सुनकर अरुण जल्दी ही वहां से चला जाता है। वो आदमी फिर से उस लड़की की तस्वीर को देखते हुए कहता है, बस एक बार तुम मुझे मिल जाओ, उसके बाद मैं तुम्हारी को हालत करूंगा कि तुम्हारी रूह काम जाएगी। वो शख्स उस लड़की की तस्वीर को अपनी आंखें छोटी करके कहता है। वो आदमी अपने टेबल की ड्राइवर से एक लाइटर निकलकर उस लड़की की फोटो को जला देता है और उस जली हुई फोटो को देख वो जोर जोर हंसने लगता है। वहीं दूसरी तरफ वो शख्स गुस्से से इधर उधर घूम रहा था। तभी वीरेंद्र जी अंदर आते हुए कहती है, रेहान कृष के साथ बिजी था, राणा ब्रदर्स अपने घर से सिर्फ ऑफिस गए थे, सिया अपने घर से निकली ही नहीं, हमारे बॉडीगार्ड अपनी पैनी नजर इन सब पर रखी है, हमें लगता है कि ये सब एक एक्सीडेंट था। वीरेंद्र जी की बात सुनकर गुस्से से उसके कॉलर को पकड़ते हुए कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है कि उस राहुल की मौत एक हादसा है? तो ये सिर्फ तुम्हारी गलतफहमी है, ये एक एक्सीडेंट नहीं, सोची समझी साजिश है। अगर रेहान नहीं, राणा ब्रदर्स नहीं और सिया नहीं, तो आखिर कौन है वो जो हमसे दुश्मनी मोल रहा है? उस शख्स भी बात भी सही थी। उस शख्स की बात ने भी वीरेंद्र राणा को सोचने पर मजबूर कर दिया था कि आखिर कौन है वो शख्स जो उनसे दुश्मनी मोल रहा है। कनवीर और उसके बेटे को इंडिया बोला, अब हमें फिर से 20 साल पहले की घटना को दोहराना होगा। उस राणा फैमिली के बचे हुए लोगों को छोड़ना हमारी सबसे बड़ी गलती थी। इतना कहकर वो शख्स वीरेंद्र जी को धक्का दे देते हैं। वीरेंद्र जी अपने आप को संभाल कर कुछ मिनट उस शख्स को देखते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं। कॉलेज टाइम ओवर हो गया था। अमायरा अपना बैग लेकर कॉलेज के बाहर निकल रही थी, तभी उसकी नज़र सामने से आते हुए हिमांश पर पड़ती है। ये सुबह से बाहर ही खड़ा था क्या? कहकर तो गया था कि कोशिश मत करना भागने की, अरे टाइम तो मिलना चाहिए तब भागते, अमायरा मुंह बनाकर खुद से कहा। हिमांश उसके पास आकर उसका हाथ पकड़ता है और वहां से लेकर निकल जाता है। वही दूर खड़ा एक लड़का ये सब कुछ देख रहा था। वो किसी को कॉल करके इन्फॉर्म करता है और फोन कट करके वहां से निकल जाता है। ठाकुर हवेली। सिया अपने कमरे से निकलकर जैसे नीचे जाने को मुड़ती है, वैसे उसके कानों में कुछ आवाज पड़ती है। सिया उन आवाज सुनकर उस कमरे की तरफ बढ़ी ही थी कि तभी पीछे से रेना जी आवाज आती है। सिया, आपको कुछ चाहिए था क्या बेटा? रेना जी की आवाज सुनकर सिया उनकी तरफ पलटती है और अपना सर नमे हिलाते हुए कहा, नहीं माँ, वो मैं बस बोर हो रही तो सोचा कमरे से बाहर निकलकर थोड़ा घूम लो। उसकी बात सुनकर रेना जी मुस्कुरा देती है और सिया को अपने साथ लेती जाती है। वही सिया एक बार पलटकर पीछे देखती है और फिर रेना जी के साथ वहां से निकल जाती है। अर्नव, हिमांश, रिधांश और रेहान बैठे न्यूज देख रहे थे। आखिर ये किसने किया होगा? रिधांश न्यूज बंद करते हुए कहा, ये काम उन चारों में से किसी का नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे काम में मिस्टर राहुल राणा कोई भी दिक्कत नहीं कर रहे थे। अर्नव एक फाइल उसके तरफ बढ़ते हुए कहते हैं, और अगर मैं कहूँ कि ये तुम्हारी बहन उर्फ मेरी पत्नी सिया, जिसे अंडरवर्ल्ड में जैना के नाम से जानते हैं, उसने किया था। रेहान, जिसके हाथ अपने लैपटॉप के कीबोर्ड पर चल रहे थे, वो अपनी नज़र एक एक करके राणा ब्रदर्स पर डालते हुए कहा, ये क्या मजाक है सिया, उसका कैसे कनेक्शन हो सकता है अंडरवर्ल्ड से? उसे तो बचपन का कुछ नहीं याद है। हिमांश अपनी आंखें छोटी करते हुए रेहान से कहा, तुम्हें पता है बचपन से सिया भले ही तुम तीनों से छोटी थी लेकिन सबसे समझदार थी, और अभी भी वही है। सिया को अंडरवर्ल्ड में आए 2 साल हो गए हैं। रेहान मुस्कुराते हुए अपनी हाथों की उंगलियों में पेन घूमते हुए राणा ब्रदर्स को देखते हुए कहा, सच कहो तो आज सच पहली बार मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, प्लीज समझने की कष्ट करोगे रेहान? रिधांश रेहान को घूरते हुए कहा, सिया को तुम सभी के बारे में 2 साल पहले ही पता था, और अपने पास्ट के बारे में भी उसे 2 साल पहले ही पता चल गया है। कियारा इतने टाइम से किसी कंपनी में जॉब नहीं, बल्कि सिया के कहने पर अमायरा के भाई के साथ रह रही थी, जिससे सिया को वीरेंद्र सिंह की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। फिर अपनी जगह से खड़े होकर ग्लास वॉल के पास जाते हुए कहा, यह प्लान सिया का था और राहुल राणा को भी उसी ने मारा है, जिसे कि उसने एक एक्सीडेंट का नाम दे दिया और किसी को भी शक नहीं हुआ है। मेरी बीवी सच में शार्प माइंडेड है, रेहान एक एविल स्माइल के साथ कहा। उसने एक बार भी हमसे कांटेक्ट करने को कोशिश क्यों नहीं की, यहाँ तक कि हमसे मिलने के बाद भी उसने ऐसा क्यों प्रिटेंड किया कि वो हमें जानती भी नहीं? अर्नब रेहान की बात सुनकर उससे पूछता है, शायद उसे चौथे शख्स के बारे में पता हो। रेहान उसके तरफ पलटते हुए कहा, तो अब हमें क्या करना चाहिए? हिमांश इस बार उससे पूछता है। कुछ नहीं, बस अभी तक हम जो कर रहे थे जैना को ढूंढने का ड्रामा, और अब बस जो करना है वो खुद सिया करेगी। रेहान अपनी जगह पर वापस बैठते हुए कहा, लेकिन उसके माफिया होने की खबर तुझे कब पता चली? रिधांश टेबल पर रखी पानी ग्लास को उठाते हुए उसमें से एक सिप लेकर उससे पूछता है, मैंने तुम्हें उसकी और अपनी पहली मुलाकात बताई थी ना? उसके कुछ महीने बाद ही जैना के अंडरवर्ल्ड में आने की खबर पता चली। मैं अपने सारे दुश्मनों की जानकारी रखता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे इस दिल के सबसे करीब इंसान के बारे में भी मुझे मेरी इस आदत से पता चलेगा। रेहान अपने टैब पर स्क्रॉल करते हुए कहा, और अब तुम सभी चाहो तो जा सकते हो, क्योंकि मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। रेहान इतना कहकर केबिन से बाहर निकल जाता है। वही राणा ब्रदर्स किसी गहरी सोच में गुम हो जाते हैं।
एक अलग जगह पर, यह जगह बहुत ही अंधेरी थी, वहां बैठा एक लड़का अपने सामने मौजूद एक पेंटिंग को देखते हुए अपने बगल के लड़के से कहा, भाई मुझे ये लड़की चाहिए और अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। वो लड़का ड्रिंक करते हुए कहा, बस कुछ दिन छोटे फिर ये तेरी, बस एक बार मेरा प्लान कामयाब हो जाने दे, उसका बड़ा भाई अपने छोटे भाई से कहा। उसकी बात पर दोनों फिर से ड्रिंक करने लगते हैं। उस पहले लड़के के चेहरे पर इस लड़की को पाने की एक अलग तलब थी, वही उसका बड़ा भाई अपने जान से प्यारे भाई को देखे जा रहा था। दूसरी तरफ वीरेंद्र जी का मैंशन, ये मैंशन एक अलग जगह पर बना था। मैंशन के अंदर वीरेंद्र जी टहलते हुए कहते हैं, अगर उस आदमी पर भरोसा किया तो मेरी बेटी मुझे कभी नहीं मिलेगी, कुछ ना कुछ तो मुझे करना होगा। वीरेंद्र जी खुद से ही बातें किए जा रहे थे, तभी उनके फोन पर किसी का कॉल आता है। वीरेंद्र जी कॉल उठाकर जैसे ही दूसरे तरफ की बात सुनते हैं वैसे उनके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वो कहते हैं, ठीक है, सिर्फ 3 दिन है तुम्हारे पास, लेकिन याद रखना किसी भी कीमत पर उसे कुछ होना नहीं चाहिए। इतना कहकर मिस्टर वीरेंद्र सिंह जी फोन कट कर देते हैं। सिया के साइड, सिया कमरे में आने के बाद अपना फोन कपबोर्ड से निकल कर देखती है जिसमें एक नोटिफिकेशन था। सिया जब उस नोटिफिकेशन को ओपन करके देखती है तो उसमें कन्वीर सिंघानिया के इंडिया आने की खबर थी। अब आपकी बारी मिस्टर कन्वीर सिंघानिया, बस एक बार आप यहाँ आए और वो दिन आपकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा, सिया एक एविल स्माइल के साथ कहा। रात का समय, सिया बालकनी में खड़ी कुछ सोच रही थी, तभी उसे महसूस होता है कि किसी के हाथ उसकी कमर पर है और इसी एहसास के साथ उसकी आंखें बंद हो जाती है। लेकिन तभी आंखें बंद करते ही उसके सामने कुछ तस्वीरें घूमने लगती है जिससे वो झटके से अपनी आंखें खोलकर रेहान को धक्का देने की कोशिश करने लगती है। कोशिश करना नाकामयाब है बेबी। रेहान सिया के बालों को एक साइड करते हुए उसके कान में कहता है जिससे सिया अंदर तक सिहर उठती है। देखिए, हमसे न दूर रहकर बातें किया कीजिए, सिया रेहान को खुद से दूर करके कहती है। उसके चेहरे पर एक बेचैनी थी, वही रेहान उसकी बातें सुनकर स्माइल करने लगता है। रेहान एक झटके से सिया को अपनी तरफ खींचकर उसके होठों पर अपने होठ रखकर उसे पैशनेट के साथ किस करने लगता है। वही उसके इस एक्शन पर सिया एकदम हैरान थी, वो अपने हाथ आगे बढ़ाकर उसे धक्का देने की कोशिश करने लगती है। और रेहान सिंह ठाकुर अपने सिवा किसी की भी बात नहीं मानता। मिसेज रेहान सिंह ठाकुर, रेहान उससे अलग होते हुए कहता है और सिटी बजाते हुए वहां से चला जाता है। वही सिया लंबी लंबी सांसें लेते हुए उसे घूर कर देखती है, कहीं एक दिन मेरे हाथों इनकी जान न चली जाए। जब देखो अपनी मर्जी चलता है, सिया अपने आप को शांत करते हुए अपना गुस्सा जाया करते हुए कहती है। दूसरी तरफ कन्वीर सिंघानिया अपने बेटे मयंक के साथ इंडिया आ चुके थे और इस वक्त वो ध्रुव के विला में थे और परेशान थे। जहां तक मुझे पता है ध्रुव यही रह रहा था, तो आखिर अब वो कहा। कन्वीर सिंघानिया अपने सामने खड़े कुछ बॉडीगार्ड को देखकर गुस्से से उनसे पूछते हैं। बॉडीगार्ड्स डरते डरते कुछ दिन पहले की सारी बातें कन्वीर सिंघानिया को बता देते हैं। उनकी बात सुनकर कन्वीर सिंघानिया गुस्से से अपनी गन निकलकर उन बॉडीगार्ड को गोली मार देता है। बस बहुत हुआ, मुझे मेरा बेटा किसी भी कीमत पर चाहिए और वो भी आज के आज। सारी इन्फॉर्मेशन निकालो कि वो रिधांश राणा कहाँ है, आज ही उसकी मौत होगी, कन्वीर सिंघानिया गुस्से से अपने पर्सनल असिस्टेंट से कहते हैं। सिया के साइड, सिया बैठी कन्वीर सिंघानिया की वीडियो ही देख रही थी। वो एक एविल स्माइल के साथ कहती है, तीर एकदम निशाने पर लगी, आज मेरे भाई की नहीं बल्कि आपकी मौत होगी कन्वीर सिंघानिया। बस एक बार मेरे आगे के प्लान भी कम कर जाए, देन यू विल सी माई हिटनेस फॉर यू। ये कहकर वो तुरंत अपना फोन वापस जगह पर रखकर कमरे से बाहर निकल जाती है। कुछ देर में सभी खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। रेहान आज फिर से काम का बहाना करके घर से निकल जाता है। कमरे की खिड़की से रेहान की कार को देखकर आंखें छोटी करके खुद से कहती है, पता नहीं क्यों लेकिन मुझे हर वक्त एक फीलिंग आती है कि इसे मेरे माफिया होने के बारे में पता है और ये मेरा काम आसान करने के लिए घर से निकल जाता है। और अगर ऐसा नहीं है तो ये रात को किससे मिलने जाता है, कहीं किसी लड़की से तो नहीं ये ऐसा नहीं किया होगा, इस शैतान को मेरे सिवा कौन झेल सकता है। सिया खुद का कंधे को थपथपाते हुए कहती है। फिर वार्डरोब के साइड जाकर अपने कपड़े चेंज करने चली जाती है। वही रेहान जो अपनी कार में बैठा सिया की बात सुन रहा था, उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। बॉस कहाँ चलना है, ड्राइवर रेहान से पूछता है। डार्क मैंशन चलो, रेहान अपने ड्राइवर से कहकर वापस सिया की वीडियो देखने लगता है जिसमें वो खिड़की से नीचे आ रही थी। सिया उसके बाद बाहर मौजूद कार में बैठकर वहां से निकल जाती है। रेहान अपना तब बंद करके अपना सर कार की सीट से टिका देता है। वही दूसरी तरफ कन्वीर सिंघानिया एक मैंशन के सामने खड़े थे। वो मैंशन देखने में बेहद खूबसूरत था। मिस्टर कन्वीर सिंघानिया अपने बॉडीगार्ड्स के साथ अंदर चले जाते हैं। अंदर जाते ही उन्हें तेज तेज से किसके चीखने की आवाज आ रही थी। जब कन्वीर सिंघानिया ध्यान से ये आवाज सुनने की कोशिश करते हैं तो ये आवाज ध्रुव की थी। मिस्टर सिंघानिया अपने बॉडीगार्ड्स के साथ इस तरफ बढ़ जाते हैं। थोड़ी देर में मिस्टर कन्वीर सिंघानिया एक कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर जाते हैं तो देखते हैं वहां उनका बेटा ध्रुव दर्द से तड़प रहा था। मिस्टर सिंघानिया जल्दी से अपने बेटे के पास जाकर उसे राशियों से आज़ाद करते हैं और अपने सीने से लगा लेते हैं।
वही ध्रुव भी उन्हें गले लगा लेता है। कुछ समय बाद कनवीर सिंघानिया अपने बेटे से अलग होकर बाहर जाने के लिए उस कमरे से निकल जाते हैं, लेकिन जैसे वो हॉल में जाते हैं वैसे उनकी नज़र एक परछाई पर जाती है जो सोफे पर आराम से बैठी थी और अपने हाथ में गन घुमा रही थी। उस मैंशन में अंधेरा होने के कारण कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। कौन है वहाँ? मिस्टर कनवीर सिंघानिया गुस्से से पूछते हैं। तुम्हारी मौत। सिया अपनी जगह से उठते हुए उनके करें आती है और इसी के साथ उस मैंशन की सारी लाइट ऑन हो जाती है। वही सिया को देखकर ध्रुव अंदर तक काम जाता है क्योंकि उसे पता था कि सिया को सब पता चल चुका है और वो यही बात मिस्टर सिंघानिया को बताना चाहता था, लेकिन अब देर हो चुकी थी। वही सिया को अपने सामने देखकर मिस्टर सिंघानिया डर जाते हैं क्योंकि इस वक्त उसकी आंखें गुस्से से लाल थी। मिस्टर सिंघानिया जैसे अपने बॉडीगार्ड से कुछ बोलने के लिए पीछे मुड़ते हैं वैसे उनके बॉडीगार्ड्स उन्हीं पर गन पॉइंट कर देते हैं जिससे वो शॉक हो जाते हैं। इतना सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है, आपसे ही सीखा है मिस्टर सिंघानिया। आपने हो तो कहा था पैसे से किसी को भी खरीदा जा सकता है और आपकी ये बात आप पर भी लागू होती है। सिया अपनी बात कहकर अपनी जगह पर बैठ जाती है। वही कनवीर सिंघानिया अपने पीछे से गन निकलकर जैसे उन्हें शूट करने वाले थे वैसे दरवाजे से साइड से एक लड़की उनके उस हाथ पर शूट कर देती है। इससे मिस्टर सिंघानिया की चीख निकल जाती है। ये लड़की कोई और नहीं वही लड़की थी जो हर वक्त सिया को देखती थी और कभी कभी उसकी हेलो करती थी। ये है अध्या राणा जो कि हरीश राणा के दोस्त के की बेटी थी जिनकी डेथ हो गई थी और उसके बाद उन्होंने अध्या को अडॉप्ट कर लिया। वही सिया के चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी, वो शांत थी जैसे कि अध्या के बारे में वो सब जानती थी। अध्या वहां आकर सिया के बगल में खड़ी हो जाती है। वही दर्द से तड़पते कनवीर सिंघानिया ये सब कुछ देख रहे थे। सिया अपनी गन निकलकर उनके दोनों पैर पर गोली मार देती है जिससे कनवीर सिंघानिया अपने घुटने के बल बैठ जाते हैं। उसके बाद अध्या उनके दूसरे हाथ पर भी फायर कर देती है। दोनों बहनों की आंखों में आज बदले की आग थी। सिया और अध्या साथ में जैसे गन से उनके सर पर फायर करने वाले थे वैसे कनवीर सिंघानिया दर्द से कह रहते हुए कहते हैं, आज तुम मुझे तो मार दोगी लेकिन उस तक कैसे पहुंचोगी तुम दोनों? तुम्हें क्या लगता है इन सब के पीछे सिर्फ है चार थे? तो तुम दोनों को बड़ी गलतफहमी है। इन सब के पीछे कई लोग हैं और सबसे बड़ा मास्टरमाइंड तो अब तक सामने नहीं है। उसकी बात सुनकर सिया और अध्या दोनों एक पल के लिए शॉक हो जाते हैं क्योंकि जहां तक उन्हें पता था इन सभी चीजों के पीछे चार लोग थे जिसमें से वो सभी दो तो आज खत्म हो जाएंगे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि इसमें कई लोग हैं। और इसी बात का फायदा उठाकर मिस्टर सिंघानिया और ध्रुव भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन सिया ध्रुव को और अध्या मिस्टर सिंघानिया को गोली मार देती है और उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। इनका क्या करना तुम सभी अच्छे से जानते हो और इसे डाया बेटे को ढूंढो, सिया अपने एक बॉडीगार्ड से कहती है। वही उन सभी के जाने के बाद अध्या कसकर सिया को अपने गले लगा लेती है। वही सिया आराम से उसके सर पर हाथ फेरने लगती है। इस इंसान के सिर्फ दो नहीं बल्कि तीन बेटे हैं, सिया। अध्या उससे दूर होते हुए कहती हैं। वही सिया कंफ्यूजन और बढ़ जाती है। अध्या अपनी आंखों में आ रहे आंसू को साफ करते हुए कहती है, कनवीर सिंघानिया की दो बीवी थी। उनकी पहली वाइफ की डेथ उनके सबसे बड़े बेटे कियान सिंघानिया को जन्म देते वक्त ही हो गई। इन्होंने अपने बड़े बेटे को सभी से छुपाकर, क्योंकि वो उसे खुद ट्रेन करना चाहते थे और वो इस वक्त इंडिया में है, लेकिन कहाँ मुझे नहीं पता। अध्या अपनी आंखें साफ करके कहती है। वही सिया उसकी बात सुनकर बस सर हिला देती है। सिया वहां से अध्या को उसके न्यू विला का एड्रेस देकर वहां से ठाकुर विला चली जाती है। दूसरी तरफ वीरेंद्र जी किसी से फोन पर बात करते हुए कह रहे थे, देखो मैंने पहले कहा था कि तुम्हारे पास 3 दिन का समय है, लेकिन अब तुम्हें जो भी करना है उसके लिए सिर्फ कल तक का समय है, समझ गए? हमने जो कुछ भी प्लान किया है वो हो जाना चाहिए। इतना कहकर वो फोन कट कर देते हैं। इस वक्त मिस्टर वीरेंद्र सिंह के चेहरे पर एक चिंता साफ झलक रही थी। अगला दिन हिमांश के मैंशन। हिमांश बैठा सोफे पर कुछ फाइल रीड कर रहा था। तभी अमायरा उसके पास आकर खड़ी हो जाती है और डरते हुए कहती है, वो मुझे कुछ सामान चाहिए था। अमायरा की बात सुनकर हिमांश अपनी नज़र उठाकर उसे देखता है और एक ठंडे लहजे में कहता है, ठीक है सविता आंटी के साथ तुम मॉल जाकर सामान लेती आओ और याद रखना भागने की कोशिश मत करना, क्योंकि मेरी और मेरे बॉडीगार्ड्स की नज़र हर वक्त तुम पर रहेगी। इतना कहकर वो अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। हिमांश गेट पास रुका वापस आता है और अमायरा के होठों पर अपने होठ रख देता है। करीब 20 मिनट के किस के बाद वो उससे अलग होता है और सीधे वहां से चला जाता है। वही अमायरा उसे जाए हुए देखती है। न चाहते हुए भी उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। रिधांश के मेंशन में रिया रेडी हो रही थी। आज उसे भी अपनी एक दोस्त से मिलने इन्फिनिटी मॉल जाना था। उसके लिए रिधांश से उसने रात को ही परमिशन ले ली थी। वही रिधांश उसे रेडी होते हुए देख रहा था। बात नहीं क्यों, लेकिन रिधांश को अपने दिल में एक बेचैनी सी महसूस हो रही थी, इसलिए आज वो अपने काम में भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा था। रिया मिरर से उसे देखती है और उसके पास आकर उसके सर पर हाथ फेरते हैं और इसी के साथ रिधांश वापस अपने सेंस में आता है। क्या सोच रहे हैं आप? रिया मासूमियत से उससे पूछती है। कुछ नहीं, लेकिन आज बेचैनी सी महसूस हो रही है। रिधांश रिया की कमर पर हाथ रखते हुए कहता है।
उसकी बात सुनकर रिया मुस्कुरा देती है और उसे गले लगाते हुए कहती है, अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लीजिए, कुछ नहीं होगा। उसकी बात सुनकर रिधांश भी वैसा करता है और फिर रिया उससे अलग होकर वहां से जाने लगती है। कमरे के दरवाजे के पास पहुंचकर वो मुड़ती है और कहती है, अपना ध्यान रखिएगा, और मुस्कुराते हुए वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ वो लड़का यानी कियान की फ्लाइट गाजियाबाद एयरपोर्ट पर लैंड कर जाती है। अपने शेड्स पहनकर कियान फ्लाइट से नीचे उतरता है। इस वक्त वो बेहद डैशिंग लग रहा था। वहां मौजूद सभी की नज़र बार बार उस पर चली जा रही थी, लेकिन कियान बिना किसी पर नज़र डाले आगे बढ़ जाता है। तभी एक बॉडीगार्ड आकर उसके कान में कुछ कहता है, जिसे सुनकर उसकी आंखें लाल हो जाती है। वो गुस्से में अपनी कार में बैठकर वहां से निकल जाता है। इन्फिनिटी मॉल। रिया और अमायरा दोनों की कार इन्फिनिटी मॉल के सामने आकर रुकती है। वो दोनों जैसे अपनी कार से निकलते हैं वैसे उनकी नज़र एक दूसरे पर पड़ जाती है। रिया अमायरा को देखकर एक स्माइल पास करती है और उसके पास आ जाती है। आप यहाँ? अमायरा एक मुस्कुराहट के साथ रिया से पूछती है तो वो रिया भी एक मुस्कुराहट से कहती हैं, एक दोस्त से मिलने आई थी। रिया इतना कहकर उसके साथ मॉल के अंदर चली जाती है। अध्या के मेंशन। अध्या अपने कंप्यूटर पर काम कर रही थी। तभी उसके फ़ोन पर एक मैसेज आता है जिसे पढ़कर उसकी सांसें तेज हो जाती है। वो मैसेज कियान के ऋषिकेश आने की थी। अध्या खुद को शांत करते हुए फिर से कंप्यूटर पर काम करने लगती है। थोड़ी देर में वो अपने कंप्यूटर को बंद करती है और सिया को एक मैसेज ड्रॉप कर देती है। उस मैसेज में वीरेंद्र सिंह से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन थी। उसके बाद अध्या अपने बिस्तर से खड़ी होकर बालकनी में चली जाती है। अध्या एक सोच ही रही थी कि तभी कई गाड़ियां उसके सामने के मेंशन के सामने आकर रुकती है। अध्या की नज़र जैसे उन गाड़ियों पर जाती है वैसे उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है, क्योंकि गाड़ी किसी और की नहीं बल्कि कियान की थी। अध्या जल्दी से नीचे झुक जाती है। वही कियान गुस्से से अपनी गाड़ी से निकलता है। वो जैसे अपने मेंशन के अंदर कदमा रखने वाला था वैसे उसकी नज़र अध्या की बालकनी में चली जाती है, जिसमें इस वक्त कोई नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन कियान की आंखों में एक अलग तरह की बेचैनी थी। वो खुद से मन में कहता है, तुम यही कहीं हो, बस एक बार मेरे हाथ लग जाओ, फिर देखो तुम्हारे साथ क्या होता है। इतना कहकर वो अंदर चला जाता है। ऑफिस। रिधांश अपनी सीट से सर टिकाकर बैठा था। उसकी आंखें इस वक्त बंद थी। तभी उसका असिस्टेंट नॉक करते हुए अंदर आता है और कहता है, सर वो रिया मैम को। वो इतना ही बोल पाया था कि रिधांश गुस्से से कहता है, क्या हुआ उसे? उसकी बात सुनकर उसका असिस्टेंट वहां मौजूद टीवी खोल देता है जिस पर अभी की लेटेस्ट न्यूज चल रही थी। ये आप जो हमारे पीछे इन्फिनिटी मॉल देख रहे हैं, यहाँ पर भयंकर आग लग चुकी है जिसमें कई लोगों की डेथ हो चुकी हो। और खबर ये भी है कि बिजनेसमैन रिधांश राणा और हिमांश राणा की वाइफ भी यहाँ मौजूद थी, जो इस हादसे का शिकार हो चुकी है। न्यूज रिपोर्टर की बात सुनकर रिधांश शॉक रह जाता है। वो तुरंत वहां से इन्फिनिटी मॉल के लिए निकल जाता है। थोड़ी देर में जब वो वहां मौजूद था तब वहां पर पहले से एक साइड हिमांश और बाकी ठाकुर फैमिली मौजूद थी। हिमांश इस वक्त शांत था, वही बाकी सबका रो रो कर बुरा हाल हो गया था। रिधांश वहां जाकर रेहान को उसके कंधे से पकड़ते हुए कहता है, रिया कहाँ है? प्लीज बता दे। वो कहा। रिधांश की आवाज में रिया को खोने का डर साफ साफ झलक रहा था, लेकिन रेहान की भी हालत बहुत खराब थी। आखिर रिया उसकी बहन थी, वो बस चुप था। सिया आगे बढ़कर रिधांश को गले लगाते हुए कहती है, वो नहीं रही भाई, वो और अमायरा भाभी नहीं रहे। पुलिस ने कहा अंदर जितने लोग मौजूद थे उनमें से बस कुछ बचे हैं, जिसमें से अमायरा भाभी और रिया भाभी नहीं तो जा चुके हैं भाई। सिया की बात सुनकर रिधांश की आंखें लाल हो जाती है। वही उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। कुछ देर में सभी वैसे ही थे, लेकिन वहां की आग बढ़ती ही जा रही थी जिससे सभी लोग वहां से निकल जाते हैं। सिया रिधांश और हिमांश को संभाल रही थी, वही अर्नव सुरभि और रेहान को संभाल रहा था। आज का दिन ऐसे ही बीत जाता है। अगला दिन। आज अंतिम संस्कार का दिन था। रिया और अमायरा की बॉडी नहीं मिली थी, जिस कारण उनकी कुछ चीजों से ही उनका अंतिम संस्कार किया गया था। घर वो इन दोनों के लिए पूजा रखी गई थी। वहां पर सब मौजूद थे सिवाय रिधांश के। रिधांश अपने कमरे में बैठ एक तक रिया की तस्वीर को देखे जा रहा था, जिसमें रिया मुस्कुराते हुए रिधांश के साथ फोटो खिंचवा रही थी। ये फोटो उन दोनों के कॉलेज टाइम की थी। तू मुझे छोड़कर ऐसा नहीं जा सकती, तू जिंदा है और इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा और फिर कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। रिधांश उसकी तस्वीर को देखकर एक सनक के साथ कहता है। उसकी आवाज में एक विश्वास था कि रिया जिंदा होगी। तभी बाहर से एक गाड़ी की आवाज आती है। रिधांश अपनी कार से निकलकर बाहर जाता है, जहां अथर्व खड़ा गुस्से से हिमांश को देख रहा था। वो गुस्से से लगभग चिल्लाते हुए कहता है, मार दिया तुमने मेरी बहन को। आखिर क्या गलती थी उसकी जो तुमने उसे इन सभी चीजों में घसीटा? अथर्व गुस्से से उसकी कॉलर पकड़ते हुए कहता है, लेकिन हिमांश कोई रिएक्ट नहीं करता, जैसे उसे उसके कुछ भी करने से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन कियारा उसे हिमांश से अलग करते हुए गुस्से से कहती है, भाई की इसमें कोई गलती नहीं थी, ये सब कुछ बस एक एक्सीडेंट था। समझ में आया तुम्हें? उसकी बात सुनकर अथर्व उसे घूरने लगता है।
ये सब कुछ तुम्हारे भाई का किया धरा है, मैं अच्छे से जानता हूँ तुम सभी अपना बदला लेने के लिए किस हद तक गिर सकते हो। वो इतना ही बोल पाया था कि पीछे से एक आवाज आती है, और क्या सबूत है आपके पास कि ये सब कुछ मेरे भाई ने किया है? हमारे पास इस बात के सबूत तो है कि ये सब कुछ एक एक्सीडेंट है, लेकिन आपके पास क्या सबूत है? जब सब पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहां सफेद सूट पहने अध्या खड़ी थी। वो अंदर आकर कियारा और अथर्व के बीच में खड़ी हो जाती है। अथर्व के पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं था, क्योंकि अध्या की बातें सच थी। आखिर हिमांशु अमायरा को मरना होता तो वो कई लोगों की और खुद की भाभी की जान क्यों लेता? अथर्व वहां से बिना कुछ बोले पर एक नज़र कियारा को देखकर चला जाता है। उसकी आंखों में एक अलग ही बदले की आग थी। भले ही हिमांशु ने अमायरा को नहीं मारा, लेकिन फिर भी उसे अपनी बहन के दर्द का हिसाब लेना था। कुछ देर में पूजा खत्म हो जाती है और सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। अध्या के रहने की वजह से सिया रेहान को लेकर घर के लिए निकल जाती है। सिया ठाकुर हवेली नहीं गई थी, क्योंकि अगर वो वहां जाती तो रेहान रिया को भूल नहीं पाता, इसलिए सिया उसे लेकर डार्क मैंशन आ गई थी। दिन ऐसे ही बीत जाता है और रात जो जाती है। रेहान बालकनी में खड़ा एक तक चांद को निहार रहा था। सिया खाना लेकर उसके कमरे में आती है। वो कहना टेबल पर रखकर बालकनी में चली जाती है। वो आगे बढ़कर रेहान के कंधे पर हाथ रख देती है। रेहान उसकी तरफ पलटता है और बिना कुछ बोले अंदर जाने लगता है। सिया उसका हाथ पकड़कर खुद के सामने करते हुए कहती है, रेहान मैं जानती तुम रिया भाभी से बेहद प्यार करते थे, लेकिन वो अब नहीं है और हम इस बात को हम झुतला तो नहीं सकते। जब तुम खुद को संभाल नहीं पाओगे तो रेना माँ को कौन संभालेगा? उसकी बात सुनकर रेहान अपनी नज़र उठाकर उसे देखता है और आगे बढ़कर उसे अपने गले से लगा लेता है। उसकी आंखें से आंसू निकलने लगते हैं। वही आज सिया उसे खुद से दूर नहीं कर रही थी, बल्कि वो उसे कसकर गले लगा लेती है। रेहान उससे अलग होता है और फिर सिया के साथ बैठकर खाना खाने लगता है। धीरे धीरे टाइम बीत रहा था और 6 महीने बीत जाते हैं। इन 6 महीनों वो रिधांश वक्त के साथ और डेंजरस होता जा रहा था और उसने हर जगह रिया को ढूंढने के लिए अपने आदमियों को भेज रखा था। वही हिमांश भी कोल्ड होता जा रहा था। उसे हर वक्त अमायरा की याद आती और एक गिल्ट जो भी उसने अमायरा के साथ किया था। रेहान भी पहले की तरह ही था। रेहान अब ठाकुर हवेली नहीं जाता था। वो सिया के साथ डार्क मैंशन में रहता था और ऑफिस से आने के बाद टाइम उसके साथ बीतता। रेहान ने भी अपने आदमी 6 महीने पहले के एक्सीडेंट के बारे में खबर निकालने के लिए लगा दिया थे, क्योंकि उसे लगता था कि जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ प्लान था। सिया भी अपने दुश्मनों को ढूंढने में लगी थी और सबसे ज्यादा वो वीरेंद्र जी को ढूंढ रही थी, क्योंकि अमायरा के एक्सीडेंट के बाद कहीं गायब से हो गए थे। 6 महीने बाद रिधांश अपने केबिन में ग्लास मिरर से बाहर के व्यू को देख रहा था। तभी केबिन का दरवाजा नॉक होता है और उसका असिस्टेंट एक फाइल रखते हुए कहता है, सर हमारी मीटिंग है अमेरिका में मिस्टर चौहान के साथ है, जो कि कल दोपहर में होने वाली है। वो इतना कहकर रिधांश को देखने लगती है। आज रात की फ्लाइट बुक करो, हम आज शाम को ही निकलेंगे। रिधांश अपनी सीक्रेट के कस भरते हुए कहता है। उसकी बात सुनकर उसका असिस्टेंट सर हिलाकर वहां से चला जाता है। रिधांश मुड़कर टेबल पर रखे रिया की फोटो को देखने लगता है। उसकी आंखों में एक अलग सा ही दर्द था, जिसे वो चाहकर भी किसी से बयान नहीं कर सकता था। हिमांश केबिन में बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था। उसके हाथ लैपटॉप पर बहुत तेज चल रहे थे। तभी उसकी न्यू असिस्टेंट केबिन नॉक करके अंदर आती है। सर अगले हफ्ते मुंबई में होने वाले पेंटिंग कॉन्टेस्ट में आपको एज अ जज बुलाया गया है। शिखा की बात सुनकर एक बार के लिए हिमांश अमायरा की डायरी में लिखी एक बात याद आ जाती है, जिसमें उसने लिखा था कि उसे भी ऐसे कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना था। ये याद आते ही हिमांश को फिर से अपने दिल में एक दर्द सा महसूस होता है। वही शिखा बड़े प्यार से उसे देख रही थी। हिमांश बस उसे सर हिलाकर वहां से जाने को कह देता है। शिखा केबिन से बाहर आकर कहती है, हाय कितना हैंडसम आदमी है ये, बस एक बार मुझे मौका मिले और फिर इन्हें हमेशा के लिए अपना बना लूंगी। इतना कहते वक्त शिखा के चेहरे पर एक एविल स्माइल थी। वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करते हैं। इन 6 महीनों में तुम्हारे जैसे कई लड़की उनकी जिंदगी में आई और कितनी तो इस दुनिया में ही नहीं है। एक लड़की उसे देखते हुए कहती है, तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दो उनकी बीवी मर चुकी है और उसे मारे हुए 6 महीने भी हो चुके हैं। शिखा उसे देखते हुए कहती है और वहां से चली जाती है। वही वो लड़की घिन से उसे देख रही थी। दूसरी तरफ मुंबई द बेस्ट पेंटिंग अवार्ड गोज तो मिस कृषा वर्मा, एक एंकर फर्स्ट प्राइज की विनर का नाम लेते हुए कहता है। भीड़ में से कृषा एक प्यारी सी मुस्कान के साथ सामने आती है और उस प्राइज को ले लेती है। कृषा को देखकर वहां मौजूद सारे लोग देखते रह जाते हैं, क्योंकि कृषा बेहद खूबसूरत थी। कृषा प्राइज लेकर वहां से निकल जाती है। मैम अगले हफ्ते जो कॉन्टेस्ट हो वाला आप उसमें पार्टिसिपेट करेंगी? कृषा की असिस्टेंट उससे पूछती है। वही कृषा जिसके चेहरे पर अब कोई भी भाव नहीं था, वो बस हाँ में जवाब देकर वहां से अपनी रॉयल रॉयस में बैठकर निकल जाती है। कृषा एक बेस्ट पेंटर के साथ बिजनेस क्वीन भी थी। 6 महीने के टाइम में ही उसने अपने बिजनेस को ऊपर मुकाम में पहुंचा दिया था। शायद ही कोई था जिसने इतने कम वक्त में इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की थी। और ये सब कुछ सिर्फ कृषा के दोस्त यश के वजह से मुमकिन था, जिसने इस टाइम में उसकी बहुत हेल्प की थी।
दूसरी तरफ अमेरिका, एक लड़की एक बड़े से कमरे में आराम से सो रही थी। तभी एक औरत आवाज लगाते हुए आती है, राही बेटा, विक्रम आपको नीचे बुला रहा है। उस औरत यानी विक्रम की मॉम यास्मिता चौहान राही को उठाते हुए कहती है, आंटी आप उससे कह दीजिए आज हम कहीं नहीं जा रहे। राही आलस से दूसरे तकिए से अपने चेहरे को दहकते हुए कहती है। उसकी बात सुनकर विक्रम कमरे में आते हुए कहता है, कल हमारी इंपॉर्टेंट मीटिंग है राही, उसकी तैयारी करनी है हमें। विक्रम की बात सुनकर राही झटके से बेड पर बैठ जाती है। उसकी काली आंखें से नींद कहीं गायब सी हो गई थी। वो झटके से उठती है और फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में भाग जाती है। वही उसके एक्शन पर मिसेज चौहान और विक्रम खुद को हंसने से रोक नहीं पाते और खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं। ऋषिकेश कुछ सामान लेने के लिए अध्या मॉल आई थी। वो सामान लेकर पार्किंग साइड आती है कि तभी कई काले कपड़े पहले बॉडीगार्ड्स उसके सामने खड़े हो जाते हैं। अध्या कुछ रिएक्ट कर पाती इससे पहले कोई पीछे से उसके गले में कुछ इंजेक्ट कर देता है और अध्या उस शख्स की बाहों में झूल जाती है। वो आदमी कोई और नहीं कियान था जो पिछले 6 महीने से अध्या को ऋषिकेश में ढूंढ रहा था और एक हफ्ते पहले उसे अध्या की लोकेशन के बारे में मालूम चला जो कि राणा मेंशन एक सर्वेंट ने उसे बताई थी। कियान एक एविल स्माइल के साथ अध्या को देखता है और उसे अपनी गोद में उठाकर अपनी कार में बैठकर वहां से निकल जाता है। रेहान के साइड, रेहान एक काले कमरे में बैठा क्रिश को टॉर्चर होते हुए देख रहा था। क्रिश को रेहान ने इन 6 महीनों से पकड़कर टॉर्चर कर रहा था। वही क्रिश जिसकी हालत बहुत खराब हो गई थी, वो बार बार रेहान से खुद को छोड़ देने की भीख मांगता था, लेकिन रेहान पर ये सभी चीजें काम नहीं आती थी। तुम्हारे इस दर्द का कारण भी तुम हो। सब जानने के बाद भी तुमने उस पर नजर डाली जिस पर आने पड़ने वाली हर नजर को रेहान सिंह ठाकुर हमेशा के लिए बंद कर देता है। रेहान चेयर पर बैठा बिना किसी भाव के क्रिश को देखते हुए कहता है, कितनी बार माफी मांगो मैं तुमसे, प्लीज माफ कर दो रेहान, मुझे बस एक मौका दे दो, मैं कभी भी यहाँ वापस नहीं आऊंगा। क्रिश गिड़गिड़ाते हुए कहता है, लेकिन रेहान पर उसकी एक बात का भी असर नहीं होता बल्कि उसको दर्द में देखकर उसे यकीन मिल रहा था। सिया के साइड, सिया बार बार अध्या का फोन ट्राई कर रही थी लेकिन अध्या का फोन स्विच ऑफ बता रहा था जिससे सिया का गुस्सा टाइम टू टाइम बढ़ता जा रहा था। आखिर ये लड़की फोन क्यों नहीं उठा रही, सिया कमरे में टहलते हुए कहती है। सिया परेशान होकर बेड पर बैठ जाती है। उसके चेहरे पर अध्या को लेकर फिक्र साफ झलक रही थी। रात का वक्त, रिधांश अपनी फ्लाइट में बैठा अमेरिका के लिए निकल चुका था। वही उसे फिर से बेचनी सी महसूस हो रही थी लेकिन वो अपनी बेचनी का कारण समझ नहीं पा रहा था। आखिर में हार मानकर वो लैपटॉप निकलकर उसमें कम करने लगता है। राही बाकी फैमिली मेंबर के साथ बैठकर डिनर कर रही थी। राही डिनर से ज्यादा विक्रम को तंग कर रही थी जिससे विक्रम को चीड़ हो रही थी लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था। वही मिसेज चौहान ये सब देखकर स्माइल कर रही थी। भगवान से बस यही प्रार्थना है राही को मेरे बेटे की जिंदगी से कभी भी दूर न होने दे। कितने सालों बाद मैंने अपने बेटे को इतना खुश देखा है। मैं जानती हूँ इसने गलत किया है लेकिन मैं फिर भी अपने बेटे की खुशी में खुश हूँ। मिसेज चौहान मुस्कुराते हुए कहती है। डिनर करने के बाद राही अपने कमरे में आकर कल की मीटिंग की तैयारी करने लगती है। कल की मीटिंग सिर्फ राही आतंक कर रही थी क्योंकि दूसरी मीटिंग के लिए विक्रम कहीं और जा रहा था। फाइल कंप्लीट करने के बाद राही बालकनी में आकर एक तक चांद को निहारने लगती है। प्लीज भगवान जी कल की मीटिंग अच्छे से हो जाए। मैंने उनके बारे में ऑनलाइन पढ़ा है, बड़े खड़ूस आदमी है। अगर एक भी गलती हो गई तो पता नहीं मेरा क्या करेंगे। ये सब कहते वक्त राही बेहद मासूम लग रही थी जिसे देखकर किसी का भी दिल उस पर आ जाए। कुछ देर यूं ही चांद को निहारने के बाद वो बेड पर जाकर सो जाती है। यहाँ राही चैन से सो रही थी तो कृषा की आंखों में नींद का एक कतरा भी नहीं था। कृषा अपनी बालकनी में खड़ी चांद को देखकर मन में कहती है, पहले तो खुद की पहचान जानी थी, उम्मीद नहीं थी कुछ ऐसा भी मालूम चलेगा कि सबसे नफरत हो जाएगी। आज सब कुछ है हमारे पास लेकिन जिसका बचपन से सपना देखा था एक हैप्पी फैमिली होने की, वो सपना सिर्फ एक सपना रह गया। ये कहते वक्त कृषा की आंखों नम थी। वो अपनी आंखें साफ करके कैनवास के पास जाकर पेंट करने लगती है। वो पेंटिंग बहुत खूबसूरत थी। उस पेंटिंग में एक प्यारी सी फैमिली थी जो बीच के पास थी। डार्क मैंशन। रेहान कमरे में आता है तो पाता है सिया जो चुकी थी। रेहान उसके पास आकर पहले तो उसे घूरता है फिर झुककर उसके माथे पर किस करके फ्रेश हो चला जाता है। फ्रेश होने के बाद रेहान सिया को खुद के गले लगाए सो जाता है। आखिर सिया ही थी जिसके बस अपनी बाहों की गिरफ्त में करते हैं रेहान को एक सुकून सा महसूस होता है। अगला दिन अमेरिका। रिधांश अमेरिका पहुंच चुका था और अपने होटल रूम में फ्रेश होकर नाश्ता कर रहा था। तभी उसके फोन में मीटिंग की नोटिफिकेशन आती है जो कि 10 बजे थी। रिधांश एक नज़र उस मैसेज को पढ़कर अपना फोन बंद कर देता है। इंडिया में रेहान सुबह होकर ऑफिस के लिए निकल गया था और इस बार उसके साथ सिया भी थी। सिया मुंह बनाए गाड़ी के बाहर देख रही थी। उसका आज अध्या से मिलने का प्लान था जिसे रेहान की वजह से कैंसिल करना पड़ा था। कुछ देर में वो दोनों ऑफिस के बाहर थे। रेहान कार से निकलकर सिया के साइड आता है और उसे कार से बाहर निकलता है और ऑफिस के अंदर बढ़ जाता है। सिया पूरे ऑफिस में अपनी नज़र घुमाने लगती है पर ऑफिस की डिज़ाइन बहुत ही बेहतरीन थी।
वही सारे एम्प्लॉय सिया और रेहान को झुककर ग्रीट कर रहे थे और रेहान बिना किसी का रिप्लाई दिए अपने ऑफिस में चला जाता है। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? सिया चिढ़ते हुए बोली, घर में बैठे बैठे बोर होती हो ये तुमने कि मुझसे कहा था तो आज से तुम मेरी पर्सनल असिस्टेंट। रेहान अपनी चेयर पर बैठे हुए कहता है। उसकी बात सुनकर सिया हैरान हो जाती है। वो कुछ बोलती इससे पहले रेहान कहा, मुझे अब कुछ भी नहीं सुनना, केबिन के बाहर मेरा असिस्टेंट खड़ा होगा, वो तुम्हें काम समझा देगा, नाउ आउट। रेहान लैपटॉप पर काम करते हुए कहा। उसकी बात सुनकर सिया की आंखों और छोटी हो जाती है, लेकिन उसके पास रेहान की बात मानने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो केबिन के बाहर चली जाती है। अमेरिका, रिधांश 3 पीस बिजनेस सूट पहने, ब्रांडेड वॉच, ब्रांडेड शूज, जेल से सेट बाल जिनकी एक छोटी सी पोनी बनी थी। रिधांश बेहद डैशिंग लग रहा था। वो होटल रूम से निकलकर चौहान इंडस्ट्री के लिए निकल जाता है। चौहान इंडस्ट्री पहुंचने के बाद राही की असिस्टेंट उसे मीटिंग रूम में ले जाती है। रिधांश मीटिंग रूम में बैठा टाइम देख रहा था। मीटिंग स्टार्ट होने में 5 मिनट बाकी थे और इसी के साथ बिजनेस सूट पहने राही की एंट्री होती है, जो एक मुस्कान के साथ उसे ग्रीट करते हुए कहती है, गुड मॉर्निंग मिस्टर राणा। राही की आवाज़ सुनकर रिधांश जैसे सर उठाकर उसे देखता है वैसे उसकी आंखों हैरानी से उसे देखने लगता है, क्योंकि राही एकदम रिया की तरह दिखती है। कोई भी रिया और राही में फर्क नहीं निकल सकता था। लेकिन रिधांश खुद को शांत कराते हुए कहती है, नो रिधांश, शी कैंट भी रिया। अगर ये रिया होती तो अब तक तेरे पास होती, इसकी शक्ल सिर्फ उससे मिलती है एंड नथिंग लाइक हर। रिधांश खुद को दिलासा देते हुए कहा। उसके बाद वो राही को मीटिंग शुरू करने के लिए कहा। राही मीटिंग शुरू कर देती है। थोड़ी देर बाद अपने पॉइंट्स समझने के बाद रिधांश को देखने लगती है। वही रिधांश जो कि बहुत ध्यान से राही की सारी बातों को सुन रहा था, वो अपनी नज़र राही पर डालते हुए कहा, गुड मिस राही गुप्ता, मुझे आपका ये प्रोजेक्ट बहुत पसंद आया एंड आई होप कि आप इस प्रोजेक्ट को अच्छे से हैंडल करेंगी। रिधांश की बात सुनकर एक स्माइल के साथ राही कहती है, येस सर, जस्ट गिव अस अ चांस, वी विल गिव आवर बेस्ट। उसकी बात में छुपी कॉन्फिडेंस को देखकर रिधांश बेहद इंप्रेस होता है और दोनों कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं। मिस राही अपने बिजनेस इंडस्ट्री में कब कदम रखा? रिधांश कॉन्ट्रैक्ट साइन करके कहा, मुझे इंडस्ट्री में आए सिर्फ 5 महीने का टाइम हुआ है। राही उससे कॉन्ट्रैक्ट लेकर अपनी असिस्टेंट को देती है, फिर उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाकर कहती है, आई होप कि आपको हमारा काम पसंद आएगा। राही की बात सुनकर रिधांश उससे हैंडशेक करते हुए बस अपना सर हाँ में हिला देता है। उसके बाद राही वहां से चली जाती है। रिधांश अपने असिस्टेंट की तरफ मोड़ कर कहा, राही गुप्ता की इन्फॉर्मेशन मुझे दोपहर तक चाहिए। इतना कहकर रिधांश अपने शेड्स पहनता है और वहां से चला जाता है। इंडिया, ऋषिकेश के एक मैंशन में अध्या अपना सर पकड़कर बेड पर बैठते हुए अपनी नज़र आसपास घूमती है। पूरा रूम काले रंग का था। अध्या बेड से खड़ी होकर पूरे कमरे में दरवाजे को ढूंढने लगती है, लेकिन रूम में कहीं भी दरवाजा नहीं दिख रहा था और न ही उस कमरे में खिड़की थी। वहां पर रोशनी का एकमात्र सहारा एक छोटा सा बल्ब था। अध्या थक कर वापस बेड पर अपना सर पकड़कर बैठ जाती है। तभी उसके सामने की वॉल अपने आप खुल जाती है और उसमें से एक शख्स अंदर आता है, जिसे देखकर अध्या की आंखें हैरानी और डर से बड़ी हो जाती है। ठाकुर इंडस्ट्री। सिया को काम करते करते 2 घंटे बीत चुके थे। वो अपना सर चेयर से लगाकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। थोड़ी देर में अपनी आंखें खोलकर वापस लैपटॉप पर काम करने लगती है। तभी उसकी नज़र सामने के आदमी पर जाती है, जहां पर एक आदमी व्हाइट कुर्ती में खड़ा किसी से बात कर रहा था। उस आदमी का चेहरा नहीं दिख रहा था। सिया की नज़र उस आदमी के हाथ पर टिक गई। उस आदमी के हाथ में भी वही रिंग थी जो उसने उस आदमी के हाथ में देखी थी। सिया अपनी चेयर से झट से उठ खड़ी होती है और केबिन से बाहर निकल जाती है। सिया उस आदमी के पीछे ही जाने वाली थी कि तभी कोई उसके कंधे पर हाथ रखता है और सिया डर के मारे उछल पड़ती है। वो पीछे मुड़कर देखती है तो वहां पर रेहान खड़ा था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसकी आवाज़ बेहद ठंडी थी। वही उसकी बात सुनकर सिया डर जाती है। आखिर अब वो रेहान को क्या बताए? वो ये बता नहीं सकती थी कि वो किसी का पीछा कर रही है, इसलिए वो बात बदलते हुए कहा, वो मैं तुम्हें एक फाइल देने आई थी। उसकी बात सुनकर रेहान अपनी आंखें और छोटी करके उसे घूरने लगता है। उसे अपनी तरफ यूं घूरता पाकर सिया उससे कहा, मुझे क्यों घूर रहे ही? उसकी बात सुनकर रेहान के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। तुमने कहा कि तुम मुझे एक फाइल देने आए हो, राइट? तो वो फाइल तुम्हारे पास तो मुझे नहीं दिख रही। रेहान उसे ऊपर से लेकर नीचे तक घूरते हुए कहता है, और हाँ, ये ऑफिस है तो तुम मुझे बॉस कहकर बुलोगी, समझी? रेहान अपने हाथ पॉकेट में डालते हुए कहता है। उसकी बात पर सिया का मुंह बन जाता है। वो खुद से मन में कहा, एक तो मैं यहाँ काम नहीं करना चाहती, ऊपर से इस आदमी की नई नई फरमाइश। बॉस नहीं, इनका नाम तो राक्षस होना चाहिए था। जब देखो तब सब पर अपना हुक्म चलते फिरते हैं। सिया खुद से ही कह रही थी कि तभी रेहान कहता है, अगर मन में मेरे लिए नामकरण कर लिए हो तो एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है तो चले। उसकी बात सुनकर सिया हड़बड़ा जाती है और अपना सर हिलाते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, मैं कब मना किया बॉस? सिया लास्ट शब्द पर थोड़ा जोर और मुंह बनाते हुए कहा। वही उसकी बात पर वापस रेहान के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वो आगे लिफ्ट की ओर बढ़ जाता है।
मैम ये फाइल जो मीटिंग से पहले आपको पढ़नी है। रेहान का असिस्टेंट उसे एक फाइल पकड़ाकर वहां से चला जाता है। वही सिया उस देखती रह जाती है। तुम्हें लिफ्ट से जाना है या सीढ़ियों से आने का प्लान है? रेहान लाइफ के सामने खड़े होकर कहता है। उसकी बात सुनकर सिया जल्दी से भागकर लिफ्ट में आ जाती है। थोड़ी देर में वो दोनों पार्किंग एरिया में थे। सिया और रेहान दोनों अपनी कार के तरफ बढ़ ही रहे थे कि तभी एक आदमी रेहान की कार के पास आकर उसके कान में कुछ कहता है, जिसे सुनकर रेहान सिया की तरफ मुड़ता है। तुम कार के पास जाकर मेरा वेट करो, मैं आता हूँ। इतना कहकर वो बिना उसकी बात सुने वहां से चला जाता है। सिया पर पटकते हुए कार के पास आती है और खड़ी हो जाती है। थोड़ी देर में वो अपना फ़ोन निकलकर, जो कि उसने बहुत ही मुश्किल से रेहान से छुपाया था, उसे निकलकर इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने लगती है। तभी उसकी नज़र एक पोस्ट कर आती है जिस पर टॉप फर्स्ट पेंटिंग के विनर का नाम और प्राइज था, लेकिन एक शख्स के सामने आने से फोटो क्लियर नहीं हो पाए। कृषा वर्मा। सिया एक बार उस नाम को दोहराती है और फिर अपना सर झटक कर वापस स्क्रॉल करने लगती है। जब उसे एहसास होता है कि रेहान को गए काफ़ी समय हो गया है तो वो अपना फ़ोन वापस रखकर उस तरफ बढ़ जाती ही जिस तरफ रेहान गया था। सिया जब वहां पहुंचती तो उसे सिर्फ रेहान और उस आदमी के शरीर का आधा हिस्सा हो दिख रहा था। सिया जब उस इंसान के हाथ को देखती है तो वो पहले वाला इंसान ही था। मैंने हर बार आपकी मदद की है और इस बार भी करने से पीछे नहीं हटूंगा, और वैसे भी वो सब मेरे लिए भी प्रॉब्लम्स है, जितनी जल्दी खत्म होंगे उतना अच्छा होगा, क्योंकि अब उनका हमारी लाइफ में कोई काम नहीं है। रेहान सीरियस अंदाज में कहता है। वही उसकी बात सुनकर सिया शॉक हो जाती है और खुद से मन ही मन कहा, मेरी इन्फॉर्मेशन गलत नहीं हो सकती और ये आदमी वही है जिसे मैंने लैपटॉप में देखा था, और अगर ये नहीं भी हुआ तो आखिर रेहान किसे मरने की बात कर रहा है। ये सब सोचते सोचते उसका सर फटने लगता है। तभी उसके कानों में वापस रेहान की आवाज़ पड़ती है। आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, सिया इन सभी के बीच में नहीं आएगी, क्योंकि मैं उसे आने की नहीं दूंगा। बस आप काम जल्द से जल्द कीजिए। रेहान एक फाइल उस आदमी को देते हुए कहता है। वही सिया उसकी बातों से और शॉक होती जा रही थी। वो जल्दी से वहां से निकालकर गाड़ी के पास आती है। कहीं रेहान उनके साथ तो नहीं मिला? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आखिर इतने सालों से वो भाई की मदद कर रहे हैं, लेकिन वो किसे मारने की बात कर रहा है जिसके बीच में आऊंगी? नहीं सिया, तू इस पर भरोसा नहीं कर सकती। क्या पता ये रेहान का भाई की मदद करने के पीछे उसका फायदा हो। ऐसे ही सिया अपने मन में कई बातें सोच रही थी। अब उसे रेहान पर शक हो रहा था। वो अंदर ही अंदर इन सभी चीज़ों के बारे में सोच रही थी। अमेरिका, राही मिसेज चौहान से बात कर रही थी। तभी वहां विक्रम आता है। क्या बातें हो रही है हमारे बिना? विक्रम इतना कहकर राही के करीब बैठ जाता है। कुछ नहीं, बस आंटी कह रही थी कि हमें अपने बिजनेस पार्टनर को लंच के लिए इनवाइट करना चाहिए। राही एक मुस्कान के साथ विक्रम से कहती है। उसकी बात सुनकर विक्रम उससे पूछता है, अच्छा लेकिन तुमने अभी तक नहीं बताया कि आखिर तुम्हारे बिजनेस पार्टनर का नाम क्या है? विक्रम की बात सुनकर मिसेज चौहान कहती है, तो उन्हें डिनर पर बुला लेते हैं। मिसेज चौहान की बात पर विक्रम थोड़ी देर सोचता है, फिर हाँ कह देता है। थोड़ी देर वो सभी एक दूसरे से बात करके वहां से अपने कमरे में चले जाते हैं। होटल। रिधांश अपने कमरे में बैठा इन्फॉर्मेशन पढ़ रहा था। उसके चेहरे पर इस वक्त सख्त भाव थे। वो फाइल को टेबल पर रखकर वापस वाइन पीने लगता है। उसके चेहरे पर इस वक्त कोई भी इमोशन नहीं थे, लेकिन उसकी आंखें एकदम लाल थी। उसे देखकर कोई भी डर सकता था। इन्फॉर्मेशन में साफ साफ लिखा था कि राही कोई और नहीं, रिया है, जिसे विक्रम 6 महीने पहले अमेरिका लेकर आया था। तुम्हें नहीं पता कि तुमने क्या किया है विक्रम चौहान, लेकिन मुझसे मेरा सुकून छीनकर अपनी मौत को बुलाया है। रिया सिर्फ मेरी थी और हमेशा मेरी रहेगी। उसे तो मैं तुमसे वापस ले लूंगा, लेकिन तुम्हें कौन बचाएगा रिधांश राणा। इतना कहते वक्त रिधांश की आंखें और लाल होती जा रही थी। चौहान मैंशन, क्या वो राणा यहाँ आ गया और तुम मुझे अभी बता रहे हो? विक्रम गुस्से से एक बॉडीगार्ड से कहा। गेट लास्ट। विक्रम चिल्लाते हुए कहा, मुझे पता था तुम ज्यादा दिन तक रिया को उससे नहीं बचा पाओगे। मिसेज चौहान आंखें नम लिए उससे कहती है, नहीं मॉम, ऐसा नहीं होगा। वो रिया नहीं, राही है, मेरी राही, विक्रम चौहान की राही, और उससे मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। उसे अपना बनने के लिए मैंने उसकी जान जाने की भी कंडीशन ला दी थी। तो आपको क्या लगता है कि उस राणा के आने से मैं उसे छोड़ दूंगा? बिल्कुल नहीं। विक्रम गुस्से मिसेज चौहान से कहा, आपको याद होगा ना कि मैंने कैसे उसे उस राणा से छीन था। फ्लैशबैक। रिया और अमायरा बात करते करते शॉपिंग कर लेते हैं। अमायरा अपनी एक दोस्त जो कि उसे वही मिली थी उससे मिलने मॉल में ही रुकी थी। रिया अपना सामान लेकर मॉल से निकलने लगती है क्योंकि उसकी फ्रेंड नहीं आ रही थी। रिया के हाथ में रिधांश के लिए कुछ गिफ्ट्स है, जिसे देखकर बार बार उसके चेहरे पर मुस्कान आ रही थी। रिया मॉल से कुछ दूरी पर जी थी कि तभी कोई पीछे से उसके सर पर वार कर देता है, जिससे रिया नीचे गिर जाती है। उसके बाद भी वो कोशिश करके मुड़ती है तो सामने खड़े शख्स को देखकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। वही सामने खड़ा शख्स डेविल स्माइल करके वापस उसके सर पर वार कर देता है। रिया इसी के साथ नीचे गिर जाती है और उसके सर से खून निकलने लगता है। 2 बार एक ही जगह वार करने से उसे गहरी चोट आ गई थी, लेकिन सामने खड़े शख्स को उस पर दया नहीं आती थी। काम को गया है, जल्दी आ जाओ।
वो सामने खड़ा शख्स किसी से फोन पर बात करते हुए कहा, थोड़ी देर में वहां कुछ गाड़ियां आती है और उसमें से विक्रम भर निकलता है। ये क्या किया तुमने? विक्रम जल्दी से रिया के सर को अपनी गोद में रखता है और खून रोकने को कोशिश करने लगता है। तुमने जो कहा था, अब बच्चे जैसे बिहेव मत करो और जल्दी इसे लेकर जाओ, इससे पहले यहाँ ब्लास्ट हो। उस शख्स की बात सुनकर विक्रम उसे घूरता है और वहां से रिया को अपनी गोद में लेकर वहां से निकल जाता है। उसके जाने के बाद वो शख्स भी एक नज़र मॉल को देखता है और वहां से चला जाता है और मॉल में ब्लास्ट हो जाता है, जिससे सबको लगता है कि रिया और अमायरा दोनों की जान चली गई है। वही विक्रम, जो कि हॉस्पिटल में इमरजेंसी ऑपरेशन रूम के बाहर डॉक्टर के बाहर आने का इंतजार कर रहा था, उसकी आंखें में टेंशन साफ थी। तभी उस रूम से डॉक्टर निकलते हैं और कहते हैं वो खतरे से बाहर है, आप उन्हें सही वक्त पर लेटे आए, लेकिन वो अभी तक की अपनी सारी मेमोरी भूल चुकी है और मैं आपको यही सलाह दूंगा कि उन्हें उनका पास्ट याद मत दिलाएगा, नहीं तो उनकी जान भी जा सकती है, क्योंकि जो वार किया गया था वो बहुत ही तेज था और उससे बहुत ही गहरी चोट उन्हीं दिमाग पर लगी है। इतना कहकर वो वहां से चले जाते हैं। वही उनकी बात सुनकर विक्रम की आंखें और चमक जाती है। ये तो मेरे लिए और भी अच्छा है, अब इसे उस राणा के बारे में कुछ भी पता नहीं है। आज से ये मेरी राही सिर्फ और सिर्फ विक्रम की राही। कुछ टाइम में उसको होश आ जाता है। रिया को, जो कि अब राही थी, उसे कुछ भी याद नहीं था। विक्रम उसे झूठ बताते हुए कहता है कि वो उसका दोस्त है और वो दोनों साथ रहते थे। इस समय उसके पास उस पर विश्वास करने के सिवा कोई भी ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो मान जाती है और कुछ दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद वो डिस्चार्ज हो जाती है और विक्रम उसे लेकर अमेरिका चला जाता है, जहां 1 महीने घर पर बेड रेस्ट करने के बाद वो विक्रम का ऑफिस ज्वाइन कर लेती है। विक्रम और राही बहुत क्लोज थे और राही विक्रम पर खुद से भी ज्यादा ट्रस्ट करने लगी थी। फ्लैशबैक एंड विक्रम मिसेज चौहान को बताने के बाद 1 मिनट भी वहां नहीं रुक और वहां से निकल जाता है। इंडिया, रेहान और सिया मीटिंग अटेंड करने के बाद अपनी कार से ब्लैक मैंशन के लिए निकला जाते हैं। सिया रेहान को उस शख्स के साथ देखने के बाद वो कुछ भी नहीं बोल रही थी, वो चुप थी। सिया कार की विंडो से सर टिकाए कुछ सोच रही थी। वही रेहान की नज़र कब से उस पर बरकरार थी और ये बात सिया को पता थी, लेकिन इस समय वो रेहान से बहुत दूर रहना चाहती थी, लेकिन वो ये कर नहीं सकती थी, इसलिए वो उसे इग्नोर कर रही थी। रेहान, जो कब से सिया के इग्नोरेंस बर्दाश्त कर रहा, अब वो थक चुका था और उसके अंदर का गुस्सा बाहर आने लगता है। वो कार में एक बटन दबाता है जिससे उनके और ड्राइवर के बीच पार्टीशन हो जाता है। वही सिया, जो अचानक ही पार्टीशन को देख रही थी कि तभी रेहान उसे खुद के तरफ खींचकर अपने गोद में बैठा लेता है। सिया कुछ समझ पाती इससे पहले रेहान उसके होठ पर अपने होठ रख देता है। रेहान की किस बहुत ही रूड थी, जिससे सिया के हाथ से हल्के हल्के खून भी निकल रहे थे, लेकिन रेहान को सिर्फ उसकी इग्नोरेंस याद आ रही थी, जिससे उसका गुस्सा और बढ़ता जा रहा था। करीब 25 मिनट बाद जब उसे एहसास होता है कि सिया सांस नहीं ले पा रही है तो वो उससे अलग हो जाता है। सिया उसके अलग होते ही लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। वही उसे रेहान बिना किसी भाव के देख रहा था। वो सिया के गर्दन में अपना चेहरे छुपा लेता है। सिया, जो कि अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रही थी, जब उसे रेहान की सांसें खुद के गर्दन पर महसूस होती है तो वो अंदर तक काम जाती है। जब मैं तुम्हारे सामने हो तो तुम्हारा पूरा ध्यान सिर्फ मुझ पर होना चाहिए, न कि तुम्हारे ख्यालों में। रेहान अपना सर अभी भी उसकी गर्दन में छुपाए बेहद खतरनाक वे में कहा, देखो ये मेरी आंखें और मेरी मर्जी में नहीं देखूंगी तुम्हें, और क्या कर रहे हो तुम, छोड़ो मुझे। सिया उसकी सांसें अपनी गर्दन पर महसूस होते ही कांप रही थी। वो रेहान की बाहों से छूटने की नाकामयाब कोशिश करते हुए कहा। वही उसकी बात सुनकर रेहान के होठ के कोने थोड़ा ऊपर उठ जाते हैं और वो अपनी पकड़ उस पर और कसते हुए कहा, मेरी बातें मानने के अलावा तुम कुछ नहीं कर सकती और तुम पर बस मेरा हक है, तुम्हारी आंखों पर, तुम्हारे इन लाल होठों पर और यहाँ तक कि तुम्हारी बॉडी के हर एक अंग पर बस रेहान सिंह ठाकुर का हक है, तो तुम्हें मेरे हिसाब से ही सब करना होगा। रेहान की बातें सुनकर सिया अंदर से ही डर रही थी। आखिर वो रेहान के गुस्से से अच्छे से वाकिफ थी और वो जानती थी इस समय उसकी बातों से रेहान बेहद गुस्से में है, लेकिन ये बात वो जाहिर नहीं कर रहा। सिया इस वक्त उसकी बात मानने में ही भलाई समझती है। ठीक है, लेकिन छोड़ो मुझे, सिया उसकी बात मानते हुए कहा। गुड, लेकिन तुम ऐसे ही बैठने वाली हो जब तक हम घर नहीं पहुंच जाते, रेहान एक मुस्कुराहट के साथ कहता है और वापस अपना सर उसके गर्दन में छुपा लेता है। क्या फायदा इतनी बड़ी माफिया क्वीन होने का जब अपने सबसे बड़े दुश्मन के रिश्तेदार से नहीं निपट पा रही। लेकिन यार, इसकी फैमिली इसे इतने सालों से झेलती कैसे थी? इसकी उम्र कितनी होगी? छोड़ो, जितनी भी ही मुझ क्या, इसके साथ रह रहकर मुझ ठाकुर फैमिली के सारे सदस्यों पर दया आती है। आखिर कैसे झेलते थे इसे, मैं तो 6 महीने में ही थक गई, आगे क्या होगा? सिया खुद से ही मन में कहे जा रही थी। फिर वो खुद का सर झटक कर मन में कहा, ये मैं क्या सोच रही हो? मुझे नहीं रहना इस आदमी के साथ पूरी जिंदगी, कहीं जिंदा ही न टपक जाओ, और पहले मुझे ये पता करना है कि क्या ये आदमी उस चौथे शख्स के साथ मिला है। सिया इतना सोचते सोचते सीरियस हो जाती है। उसके सामने रेहान और इस चौथे शख्स की बातें उसके कान में गूंजने लगती है। वही रेहान उसकी गर्दन में अपना सर छुपाए उसके बदन से आ रही भीनी भीनी खुशबू को अपने अंदर ले रहा था। तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर को, लेकिन मुझे कभी नहीं समझ पाओगी सिया,
मैं एक मिस्ट्री हो, कब क्या करता हो और क्या सोचता हो ये पता लगाना किसी के भी बस की बात नहीं है। रेहान खुद से ही मन कहा। उसकी पकड़ सिया पर टाइट होती जा रही थी। मुझे पता है तुम भी उस वक्त वही थी जब मैं उससे बात कर रहा था। मुझे सिर्फ तुम्हारी गलतफहमी दूर करनी है। जिसे तुम चौथा शख्स समझ रही हो वो बस एक वहम है जो वो शख्स कर रहा है। उसका मकसद मुझे और बाकी सबको भटकना है, लेकिन वो नहीं जानता कि मैं रेहान सिंह ठाकुर हूँ। उसकी दुश्मनी सिर्फ तुमसे नहीं मुझसे भी है। उसने सिर्फ तुम्हारा नहीं मेरा भी कुछ छीना है जिसकी भरपाई उसे वक्त रहते करनी है। रेहान ये सब सोच रहा था। उसे इस बात का होश नहीं था कि वो अपने गुस्से में अपनी पकड़ सिया पर और टाइट कर रहा है। रेहान क्या कर रहे हैं आप? दर्द हो रहा है हमें। सिया उसकी पकड़ ढीली करने की कोशिश कार्य हुए कहा। उसकी बातें सुनकर जैसे रेहान वापस अपने सेंस में आता है वो सिया पर अपनी पकड़ तो ढीली कर देता है लेकिन उसे छोड़ता नहीं। रेहान उसे अपने सीने से लगा लेता है। इस वक्त वो बेहद गुस्से में था लेकिन वो ये बात जाहिर नहीं करना चाहता था। विहान और नायरा के मेंशन। विहान देखो मेरा दिमाग मत खबर करो, वो मुझे दे दो ना यार। नायरा विहान के पीछे भागते हुए कहा। तुम्हारे पास दिमाग है मुझे नहीं पता था, और तुम्हें ये बुक चाहिए तो ले लो। विहान एक मुस्कुराहट के साथ अपने हाथ में ली नायरा की बुक को अपने हाथ से ऊपर उठाते हुए कहा। उसकी बात सुनकर नायरा घूरकर उसे देखती है और फिर खुद कर विहान के हाथ से अपनी बुक लेने की कोशिश करने लगती है। विहान उसे कोशिश कार्य देख मुस्कुरा देता है और एक झटके से बुक को बेड के साइड फेंकते हुए नायरा की कमर पर अपने हाथ में पकड़कर बेड पर गिर जाता है। इस वक्त विहान नीचे और नायरा ऊपर थी। नायरा के दोनों हाथ उसके सीने पर थे और उसी चेहरे से हैरानी साफ झलक रही थी। इन 6 महीनों में विहान ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी नायरा को टूटकर प्यार करने की। उसके केयरिंग बिहेवियर, उसका प्यार नायरा की दिल में खुद के लिए वही जगह वापस बना रहा था जो 6 महीने पहले विहान के लिए नायरा के दिल में थी जब उसने पहली बार विहान को देखा था। नायरा अपनी स्टडीज कंप्लीट करके अपनी मां नैना जी के पास आई थी। उस दिन नायरा मार्केट से गुजर रही थी कि तभी कुछ लोग उसे एक लड़की को छेड़ते हुए नजर आ जाते हैं। ये देखकर नायरा की आंखें गुस्से से चोटी हो जाती है। वो बिना कुछ देखे बस इन लड़कों के पास जाकर उसमें से एक लड़के को खींचकर थप्पड़ लगा देती है। उसके एक्शन से बाकी सभी हैरान थे। वो लड़के जैसे उसे मरने के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं वैसे कुछ बॉडीगार्ड उन सभी को एक एक करके बहुत करते हैं। ये बॉडीगार्ड विहान के थी। वो जब किसी काम से यहाँ आया था तब उसने नायरा को उन लड़कों को पीटते हुए देखा था। उसके इस एक्शन ने विहान के दिल में एक अलग सी फीलिंग ने जन्म ले लिया था जिसे समझ पाना उसके बस का नहीं था। विहान ठहरे माफिया अपने भाई की तरह, तो कैसे इन्हें किसी भी फीलिंग के बारे में पता होगा। अगर आगे से तुम किसी भी लड़की को छेड़ते हुए दिखाई दिए ना तो याद रखना विहान सिंह ठाकुर तुम्हें छोड़ेगा नहीं। विहान एक एटीट्यूड के साथ उन लड़कों से कहा। उसकी बात के पीछे छिपी मीनिंग वो लड़के अच्छे से समझ रहे थे लेकिन नायरा को कुछ समझ नहीं आता। आखिर वो विहान को देखकर उसमें खो गई थी और गाजियाबाद कुछ सालों बाद आने के कारण वो विहान के बारे में नहीं जानती थी। विहान नायरा की तरफ मुड़ता और कुछ कहता इससे पहले नायरा कहा आई लव यू। नायरा अपनी दिल की बात एक ही झटके में उससे कह देती है। उसकी एक झलक देखते ही नायरा को उससे लव एट फर्स्ट साइट हो गया था। वही उसकी बात सुनकर विहान बहुत ही ज्यादा हैरान था। क्या पागल है क्या? लड़की जानती भी हो किससे बात कर रही हो? विहान गुस्से से उससे पूछता है। मैं पागल नहीं हो, मुझे आपसे लव एट फर्स्ट साइट हुआ है जो कि मैंने कॉन्फेस कर दिया। अब आपकी मर्जी मेरी बात मानने की। नायरा बिंदास होकर कहा। और अगर मैं कहूँ कि मुझ तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है या सीधे सीधे तुम्हें ठुकरा दो तो? विहान एक डेविल स्माइल के साथ कहा। तो कोई न, मैं दोबारा ट्राई करूंगी। ऐसे में अपना पहला प्यार थोड़ी ना को सकती हो। अच्छा बाय, अपना ध्यान रखना। नायरा एक मुस्कुराहट के साथ कहती है और वहां से निकल जाती है। ये लड़की सच में पागल है, कुछ भी बोलती है। विहान सिंह ठाकुर उर्फ माफिया किंग के भाई को खुद के प्यार में डुबाएगी। लगता है ये जानती नहीं कि मैं कौन हूँ। विहान खुद में मुस्कुराते हुए कहा और वहां से चला जाता है। उस दिन विहान के चेहरे से मुस्कान जानने का नाम ही कहीं ले रही थी। कई दिन बीतते गए और नायरा जब भी उससे मिलती तो सिर्फ उससे आई लव यू कहकर वहां से निकल जाती। विहान को अब उसकी आदत से हो गई थी, वो भी उसके प्यार में पड़ने लगा था। और एक दिन उसको विहान ने एक्सेप्ट भी कर लिया जिससे नायरा को बहुत ही खुशी हुई थी। भले प्यार का इजहार तुमने किया हो लेकिन अब तुम कभी भी मुझसे दूर न कर सकती, अगर तुम चाहो तब भी नहीं। विहान नायरा के होठों को छूते हुए कहा। उसकी बात सुनकर नायरा कुछ नहीं कहती, बस मुस्कुरा देती है। ऐसे ही टाइम बीतता गया और विहान की पोसेवेशन नायरा के लिए वक्त के साथ बढ़ती गई। विहान ने कभी भी नायरा को अपना माफिया होने का सच नहीं बताया था क्योंकि नायरा ने उसे बताया था कि उसे माफिया से सख्त नफरत है और विहान उसे खोना नहीं चाहता था, इसलिए उससे उस सच न बताना ही सही समझा। एक दिन ऐसा आया जिस दिन नायरा ने उसे किसी का खून करते हुए देख लिया और उस दिन के बाद से वो विहान से दूर होने लगी। अब उसे खुद के प्यार से नफरत होने लगी। वही विहान पूरी कोशिश करता था उससे मिलने की लेकिन नायरा उसे खुद से कभी भी मिलने नहीं देती थी। एक बार उसने वहां से जाने की कोशिश की थी और विहान ने उसे पकड़ लिया था। उस दिन उसने विहान का पोसेवेंस खुद के लिए देखी जिसके बाद उसने हिम्मत भी नहीं की थी वहां से निकलने की।
नायरा ये सभी चीजें सोच रही थी कि तभी विहान उसके होठों से अपने होठ जोड़कर पैशनेट किस करने लगता है। नायरा को जब सांस लेने में दिक्कत होने लगती है तो वो विहान को खुद से दूर करने की कोशिश करने लगती है। विहान उसके होठों को छोड़कर उसे पलट देता है। अब वो नायरा के ऊपर था और नायरा उसके नीचे। नायरा लंबी लंबी सांसें ले रही थी, उसका पूरा चेहरा लाल हो चुका था। इस वक्त वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। विहान उसके गर्दन पर आकर वहां किस करने लगता है। नायरा हो खुद को शांत कर रही थी। जब उसे विहान के होठ अपनी गर्दन पर महसूस होते हैं तो उसकी पकड़ विहान के कॉलर पर कस जाती है, जिससे वो दोनों और करीब आ जाते हैं। नायरा की आंखें विहान के टच से अपने आप बंद हो जाती है। विहान उसे खुद को उसके करीब आने पर विरोध न करता हुआ पाकर उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वो नायरा की साड़ी को हल्के से नीचे कर देता है। विहान नायरा को पलटकर पीछे से उसकी ब्लाउज की जिप खोल देता है और वापस उसे पलटकर उसके ब्लाउज को भी थोड़ा नीचे कर देता है, जिससे उसकी क्लीवेज साफ दिख रही थी। विहान झुककर उसकी क्लीवेज पर किस करने लगता है। वही नायरा अपनी आंखें बंद किए सब फील कर रही थी। आज न वो उसे खुद से अलग करने की कोशिश कर रही थी और न ही उसे विहान का टच बुरा लग रहा था। शायद इन 6 महीनों में उसने विहान को बहुत जाना था। विहान आगे बढ़ने से पहले वो एक नज़र नायरा को देखता है, जैसे वो उससे उसकी परमिशन मांग रहा था। नायरा अपनी आंखें खोलकर उसे देखती है और अपनी पलकें झुका देती है। विहान को जैसे उसकी हाँ का ही इंतजार था। वो उसके ब्लाउज और साड़ी को निकल देता है और उसे सीने पर किस करने लगता है। विहान उसके किस करते करते उसकी कमर पर आ जाता है और उसे किस करने लगता है। फिर विहान वापस उसके ऊपर आता है और उसके होठों से अपने होठ जोड़ देता है। नायरा भी विहान का साथ दे रही थी। थोड़ी देर में विहान कमरे की सारी लाइट ऑफ कर देता है और वो दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। सुरभि और अर्नव के मेंशन में इस वक्त सुरभि अर्नव के सामने किसी छोटी बच्ची की तरह खड़ी थी, जिसने बहुत बड़ी गलती की है और अपने पेरेंट्स से माफी मांग रही थी। वही अर्नव उसके सामने सोफे पर बैठा सीक्रेट के कस ले रहा था। इस वक्त अर्नव बेहद डेंजरस लग रहा था। देखिए वो हम बस उसे नोट्स देने गए थे, जैसे कि हमने आपसे पहले कहा था। उसके बाद पीछे से धक्का लगा था जिससे वो हम पर हल्के सा झुक गए थे और कुछ नहीं है। सुरभि एक ही सांस में कह देती है। उसका दिल जी जनता था उसने कितने डर से अपनी बात कही थी। आखिर वो 5 घंटे से उसके सामने खड़ी थी और अर्नव उसे घूरने के सिवा कुछ नहीं बोल रहा था। और 5 घंटों से लगातार वो सीक्रेट के कस ले रहा था, जिससे पूरे कमरे में सीक्रेट की स्मेल और धुआं भर गया था, जिससे सुरभि को खांसी आ रही थी, लेकिन जैसे अर्नव को फर्क ही नहीं पड़ रहा था। तुम्हें किसने क्या करने के लिए कहा था? तुमने क्या किया? मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बात टालने की? अर्नव अपनी सीक्रेट को एस्ट्रे कर रब करते हुए कहता है। उसकी बातें सुनकर अब सुरभि और जायदा फ्रूस्ट्रेट हो रही थी, क्योंकि जो कुछ भी हुआ था वो महज एक एक्सीडेंट था, लेकिन अर्नव किसी भी बात को समझ नहीं रहा था। आखिर मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं कि जो हुआ वो बस एक एक्सीडेंट था, लेकिन तुम हो जो पिछले 1 घंटे से मुझे घूर रहे हो और अब कुछ बोल भी रहे हो तो ये बचकाना सवाल पूछ रहे हो। सुरभि गुस्से में बोले जा रही। वो इस समय ये भी नहीं सोच रही थी कि वो किसके सामने खड़ी थी। तभी अर्नव एक झटके से खड़ा होता है और उसे दीवार से सटाकर उसके होठों पर अपने होठ रखकर उसे किस करने लगता है। अर्नव की किस में उसका गुस्सा साफ साफ झलक रहा था। आखिर वो कैसे उसे किसी और के साथ बर्दाश्त कर सकता था? वो भले एक एक्सीडेंट था, लेकिन उन दोनों की करीबी अर्नव के दिल पर चुभ रही थी। आइंदा से मुझे से कुछ भी बोलने से पहले 100 बार सोचना, और याद रहे ये चाहे एक्सीडेंट हो क्यों ना हो, लेकिन मुझे ये बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कि मेरी चीज़ों को कोई भी हाथ लगाए। ये बात अपने दिल और दिमाग में अच्छे से बैठा लो। अर्नव गुस्से में कहता है और बिना उसकी तरफ देखे वहां से निकल जाता है। वही सुरभि उसकी बात सुनकर अंदर तक काम गई थी। सुरभि कुछ देर यूं ही खड़े होकर सोचती है और वहां से चली जाती है और अपने कमरे में जाकर सोने की कोशिश करने लगती है। अगला दिन अमेरिका। राही सुबह उठाकर अपना मॉर्निंग रूटीन फॉलो करती है और नीचे मिसेज चौहान के पास आते हुए कहती है, आंटी मेरे बिजनेस पार्टनर कुछ ही देर में आ रहे हैं। उन्होंने कहा था कि वो हमें लंच और डिनर में नहीं ज्वाइन कर पाएंगे, तो मैंने उन्हें ब्रेकफास्ट पर ही बुला दिया। राही उनके गले लगते हुए कहती है, कोई बात नहीं बच्चा, जैसा आपको ठीक लगे। मिसेज चौहान भी उसे गले लगाते हुए कहती है। वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे कि तभी डोर बेल की आवाज़ आती है और राही दरवाज़ा खोलने चली जाती है। विक्रम भी नीचे आ चुका था। राही जब दरवाज़ा खोलती है तो सामने रिधांश अपने असिस्टेंट के साथ खड़ा था। उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। वो मुस्कुराते हुए राही के साथ अंदर चला आता है। वही जैसे विक्रम और मिसेज चौहान रिधांश को देखते हैं, वैसे उनके चेहरे का रंग सफ़ेद पड़ जाता है। आंटी विकी, ये है मेरे बिजनेस पार्टनर मिस्टर रिधांश राणा। राही एक स्माइल के साथ रिधांश को सबसे इंट्रोड्यूस करती है। तो हम ब्रेकफास्ट करने चले। राही सबके चेहरों को देखते हुए कहती है, क्यों नहीं, उसके बाद हमें मिस्टर विक्रम को एक गिफ्ट भी तो देना है। रिधांश के मुस्कान के साथ कहता है। उसकी स्माइल और गहरी होती जा रही थी, जिससे विक्रम का दर वक्त वक्त पर बढ़ता जा था। ब्लैक मैंशन। खिड़की से आती धूप की रोशनी से सिया कसमसाते हुए उठ जाती है।
वो जैसे बैठने की कोशिश करती है तो उसके अपने कमर पर किसी की मजबूत पकड़ महसूस होती है। वो एक गहरी सांस लेकर रेहान का हाथ धीरे धीरे अपनी कमर से हटा देती है। सिया इतना करके मुस्कुराते हुए जैसे उठने वाली थी वैसे रेहान उसके ऊपर आ जाता है। गुड मॉर्निंग स्वीट हार्ट, रेहान उसके गर्दन पर किस करते हुए कहता है। इस वक्त सिया ने एक पतली सी नाइट गाउन पहना था जो सोने की वजह से थोड़ी इधर उधर हो गई थी, वही रेहान ने सिर्फ एक लोअर पहना था। रेहान पूरे तरीके से उस पर झुका हुआ था जिससे सिया के हाथ उसके साइन पर थे। रेहान उसके होठों के पास आते हुए कहता है, तुम्हें जानकर खुशी होगी आज का मेरा पूरा समय सिर्फ तुम्हारा है। आज मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करूंगा। रेहान इतना कहते हुए उसके चेहरे के भावों को देखते हुए कहता है, क्या पूरा दिन वो भी इस आदमी के साथ? एक भगवान, आपको मेरी खुशियां रास नहीं आती क्या? आखिर किस जन्म का बदला ले रहे हैं आप? सिया मन ही मन भगवान से शिकायत करते हुए कहती है। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है, अब मेरे ऊपर से हाथों मुझे नहाने जाना है। सिया अपने मन की सारी बातों को इग्नोर करके रेहान से कहती है जो कि उसके होठों को देख रहा था। और अगर मैं न करो तो क्या करोगी? रेहान एक एवियो स्माइल के साथ कहती है, रिक्वेस्ट के अलावा कर क्या सकते हैं? तुम इतने भारी हो, तुम्हें धक्का देते देते मैं कहीं मर ना जाओ। सिया अपने मन में कहती है। वो बस बेबसी से उसे देखती है जैसे कह रही हो, मुझ जैसी मासूम बच्ची को परेशान करके तुम्हें क्या मिलेगा? उसके एक्सप्रेशन देखकर हल्के से हंस पड़ता है और उसके ऊपर से उठ जाता है। रेहान जैसी उसके ऊपर से उठता है वो भागकर वॉशरूम में चली जाती है। रेहान फिर से खुद को मुस्कुराए बिना नहीं रोक पाता। थोड़ी देर में सिया वॉशरूम से एक लाइट पिंक कलर की शादी पहने भर निकलती है। वो अपने भीगे हुए बालों को सोखा रही थी। सिया मिरर के पास जाकर इयरिंग पहनने लगती है, तभी उसकी नज़र बेड पर रखे रेहान के फ़ोन पर जाती है। सिया एक नज़र पूरे कमरे में डालती है, वहां पर रेहान नहीं था। सिया जल्दी से रेहान के फ़ोन को उठाकर खोलने लगती है लेकिन उसका फ़ोन लॉक था। सिया कई पासवर्ड डालती है लेकिन कोई भी पासवर्ड सही नहीं था। सेहान डालती है और पासवर्ड कंफर्म भी हो जाता है। सिया जल्दी से फ़ोन उठाकर एक नंबर डालती है। फ़ोन पिकअप होने के बाद सिया जैसे कुछ बोलती तभी उसे महसूस होता है जैसे कोई उसके पीछे है। रेहान आगे आकर उसके फ़ोन को उठाकर अपने कान से लगा लेता है। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन लेस हो गया था। सिया उसके एक्सप्रेशन देखकर डर रही थी। रेहान कॉल कट करते हुए उसे ऊपर से नीचे तक देखता है और बिना कुछ बोले वॉशरूम में चला जाता है। सिया उसके जाते ही गहरी सांस लेती है और वहां से निकल जाती है। सिया नीचे जाकर ब्रेकफास्ट बनने लगती है। सभी सर्वेंट्स ब्रेकफास्ट बनने के बाद बाहर टेबल पर रख देते हैं। कियान के मेंशन में अध्या उसी कमरे में थी। इस वक्त उसके हाथ बंधे हुए थे। उस दिन कियान उस कमरे में सिर्फ उसे बांधने आया था। अध्या अपनी आंखें बंद किए बैठी थी, तभी वापस वहां का दरवाजा खोलता है और कियान के हाथ में ब्रेकफास्ट लिए वाइट बिजनेस सूट में अंदर आता है। इस वक्त वो बेहद डैशिंग लग रहा था। कियान उसके पास आकर अपने पैरों की उंगलियों पर बैठते हुए उसके चेहरे पर हाथ फेरने लगता है। तुम्हें पता है कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुम्हें? इटली, हमारी पहली मुलाकात जहाँ हुई थी, पेरिस, वहाँ पर भी ढूंढा लेकिन तुम मुझे कहीं नहीं मिली। लेकिन कहते हैं ना, हमारी नज़र जहाँ नहीं जाती वहाँ पर ज़्यादा उम्मीद होती है। एंड मैंने लास्ट में इंडिया में ढूंढने का डिसीजन लिया एंड सी, मुझे मेरी जान, मेरी डॉल अध्या मिल गई। ये कहते कहते उसके चेहरे पर एक एविल स्माइल थी। वो अध्या के हाथों को खोलकर उसके हाथ को अपने दिल पर रखते हुए कहता है, यू नो डॉल, मैंने तुम्हें कितना मिस किया। तुम जब से गई थी ना, तब जैसे मेरा सुकून भी कहीं चला गया था। ये दिल वापस से पत्थर बन गया था। फिर उसके हाथ को झटके से अलग करते हुए उसके जबड़ों को पकड़ते हुए कहता है, आखिर मेरा सुकून तो तुम्हारा वो डरा हुआ चेहरा था, राइट डॉल? उसकी आवाज़ गुस्से में गुस्सा साफ झलक रहा था। वही अध्या के चेहरे पर एक मुस्कान थी। वो कियान के हाथ को अपने चेहरे से हटाते हुए कहती है, अफसोस, तुम्हें मैं तो मिल गई लेकिन तुम्हारा सुकून नहीं मिल पाएगा, क्योंकि अब ये अध्या तुमसे कभी हुई नहीं डरेगी मिस्टर कियान सिंघानिया। एंड यू नो, मैं तुम्हारे डैड को मरने आती थी ये जानने के नाते ही 1 साल तक तुमने मुझे कैद करके रखा था, राइट? लेकिन अफसोस अब वो तो रहे नहीं, साथ ही साथ तुम्हारा छोटा भाई ध्रुव भी। अध्या इतना कहकर शांत होकर कियान को देखने लगती है। कियान के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। मुझे ना तुम पर इस वक्त हंसी आ रही है। तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हें सिर्फ उन्हें न मरने के लिए कैद किया था? कियान उसकी आंखों में झांकते हुए कहता है। फिर वो अचानक से खड़ा हो जाता है और जोर जोर से हंसने लगता है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे वो आदमी जिए या मरे, और मैं खुद उसे जान से मरना चाहता था। और तुमने तो मेरा काम और आसान कर दिया है। तुम्हें कैद करने का एक ही रीजन था और वो था तुम्हें पहली नज़र में देखकर प्यार हो गया था, और यही रीजन था तुम्हें कैद करने का। कियान की बात सुनकर अध्या हैरान हो जाती है, क्योंकि अभी तक उसके पास रहने का रीजन करणवीर सिंघानिया को जिंदा रखना था, लेकिन कियान खुद उन्हें क्यों मरना चाहता था? मुझे पता है तुम यही सोच रही हो कि मैं उस इंसान को क्यों मारना चाहता था, तो तुम अपने इस छोटे से दिमाग पर ज़्यादा जोर मत डालो, क्योंकि तुम कभी भी नहीं जान पाओगी। और अब बिना किसी नाटक के ब्रेकफास्ट करो, हमें कुछ देर में मुंबई के लिए निकलना है।
कियान उसके चेहरे को देखते हुए कहता है। अध्या उसकी बात सुनकर एक नज़र उसे देखती है और फिर टेबल कर रखे ब्रेकफास्ट को। अध्या ने कल दोपहर से कुछ नहीं खाया था और उसे अपने सामने खड़े आदमी से लड़ने के लिए थोड़ी एनर्जी चाहिए थी, इसलिए वो बिना कुछ बोले ब्रेकफास्ट करने लगती है। सिया डाइनिंग टेबल पर बैठी अभी भी रेहान के एक्सप्रेशन के बारे में सोच रही थी। तभी रेहान एक वाइट ट्रैक पैंट और वाइट शर्ट पहने नीचे आता है और आकर उसके बगल में बैठ जाता है, लेकिन सिया वो तो खुद की दुनिया में घूम थी। तुमने कोरियन कब सीखी? रेहान उसके चेहरे को देखते हुए कहता है। उसकी बात सुनकर सिया कंफ्यूज होकर उसे देखने लगती है। कोरियन में क्यों सीखूंगी? सिया मुंह बनाते हुए कहती है। तो मैं जान सकता हूं कि तुम हमारे कोरियन बिजनेस पार्टनर से क्यों बात कर रही थी? रेहान भी उसकी चेहरा अपनी तरफ करते हुए कहता है। वही सिया उसकी बात सुनकर और कंफ्यूज हो जाती है। उसने कियारा का नंबर डायल किया था, न कि रेहान के बिजनेस पार्टनर का। रेहान उसके चेहरे पर कंफ्यूजन देखकर अपना फ़ोन उसके सामने कर देता है। फ़ोन की स्क्रीन पर रेहान के बिजनेस पार्टनर का नंबर ही था। अच्छा, वो गलती से हो गया था। सिया झूठी हंसी हंसते हुए कहती है। उसकी बात पर रेहान अपनी आंखें छोटी करके उसे घूरता है और फिर मैट को इशारा करके ब्रेकफास्ट सर्व करने को कहता है। सिया बिना उसकी तरफ देखे ब्रेकफास्ट करने लगती है। वही रेहान की नज़र अभी भी उस पर बरकरार थी। रेहान की नज़रों की तपिश महसूस करके सिया अपना सर ऊपर उठाकर उसे देखती है। क्या हुआ? सिया खाने का एक बाइट लेते हुए कहती है। रेडी हो जाओ, हम मूवी देखने बाहर चल रहे हैं। रेहान बिना किसी एक्सप्रेशन के उसे कहता है। उसकी बात सुनकर सिया को लगभग खांसी आ जाती है। मूवी, और वो भी इस खड़ूस आदमी के साथ ही। भगवान, क्या क्या दिन देखने पड़ रहे हैं। सिया मुंह बनाते हुए कहती है। कुछ देर में उनके ब्रेकफास्ट खत्म हो जाते हैं। सिया वहां से निकलकर रूम में आ जाती है। वही रेहान अपनी लाइब्रेरी में चला जाता है। लाइब्रेरी में आकर रेहान एक बड़े से बुक सेल्फ के पास रुकता है। वहां पर आकर वो एक बुक को निकलता है। बुक निकलते ही बुक सेल्फ दो हिस्सों में बट जाते हैं। रेहान उस कमरे के एंड चला जाता है। उस कमरे सामने के बड़ी सी स्क्रीन थी जिस पर ठाकुर हवेली की फुटेज, ब्लैक मैंशन की फुटेज और रेहान के ऑफिस की शो हो रही थी। रेहान एक नज़र उस फुटेज को देखता है और वहां से हट करके फाइल को लेकर उसे रीड करने लगता है। रेहान एक चेहरे पर इस वक्त बेहद सीरियस एक्सप्रेशन थे। नाउ इट्स टाइम टू एंड ऑल दिस शीट एंड लीव पीसफुली। रेहान उस फाइल को बंद करते हुए कहता है। रेहान उस कमरे से निकलकर सिया और अपने कमरे में आता है। वहां सिया रेहान का इंतजार कर रही थी। रेहान उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ लेकर घर से निकल जाता है। एक अनजान सी जगह पर वहां पर एक आदमी किसी से बात कर रहा था। वो आदमी चौथा शख्स था। उसके सामने वीरेंद्र जी खड़े थे। थोड़ी देर में वो शख्स फ़ोन कट करके रख देता है। मेरा भतीजा मेरी जिंदगी में ऐसा पड़ा है जो मेरी जिंदगी बर्बाद करके की दम लेगा। वो औरत गुस्से में कहती है। क्या हुआ नीता? वीरेंद्र नीता जी यानी रेहान की बुआ से पूछता है। 1000 बार कहा मेरा नाम मत लेना। और क्या होना उसका फ़ोन था। नीता जी गुस्से से कहती है। बने बनाए खेल पर पानी डालना कोई मेरे भतीजे और उसकी बीवी से सीखे। वो गुस्से से दांत चबाते हुए कहती है। हम उसे यूज़ कर सकते हैं रेहान को झुकने के लिए। वीरेंद्र जी नीता जी से कहते हैं। यही तो दिक्कत है, रेहान उसके कमरे पहुंच चुका है और अगर रेहान कुछ करता तो हम करते ना, वो उसकी बीवी सिया का काम है। फिर उनका कॉलर पकड़ते हुए कहती है। उस दिन तुमसे ही नहीं बल्कि बॉस से भी कहा था मार देते हैं उस लड़की को और उसके भाई को, लेकिन नहीं, बच्चों को नहीं मार सकते थे। देखो अब उसकी बेटी हमारी लंका लगन एक पीछे है। इतना कहकर वो उसके कॉलर को छोड़ देती है। तो मैंने तुम्हें पहले ही कहा था बॉस की बात को छोड़ दो, क्योंकि रेहान का शक कभी भी उन पर नहीं जाएगा, लेकिन हम जरूर फंसेंगे। एक बार नहीं कई बार कहा, बल्कि उस दिन का हमला मलिस्क के भाई ने बल्कि हमने करवाया था। उस दिन भी तुम्हारा वो भतीजा ही हमारा कांटा बना। वीरेंद्र जी के गुस्से का बांध भी टूट जाता है। लगता है बेटी के बचने की बड़ी खुशी मना रहे हो वीरेंद्र। जानते हो बॉस के बाद अगर इसमें कोई भी डेंजरस है तो वो सिर्फ मैं है। मुझे तुम्हारी उस बेटी जो कि अब कृष्णा से जिंदा है उसे मारने में एक भी सेकंड नहीं लगेगा। नीता जी अपनी आंखें छोटी करते हुए कहती है। उसकी बात सुनकर वीरेंद्र शांत हो जाता है। तभी नीता जी का फ़ोन वापस से रिंग होता है तो उस पर बॉस नाम फल्श हो रहा था। मेरी जिंदगी में भगवान ने सारी परेशानी भरी है और सबसे बड़ी परेशानी तो ये आदमी है, तो बना बनता खेल बिगड़कर मेरे दिमाग खराब कर रहा है। वो गुस्से से कहती है और फ़ोन उठा लेती है। अवार्ड फंक्शन मुंबई। हिमांश मुंबई के अवार्ड फंक्शन में था। वहां पर कई पेंटर मौजूद थे, लेकिन हिमांश अपनी ड्रिंक लेकर साइड में खड़ा था। वही शिखा एक रिवीलिंग शॉर्ट ड्रेस पहने हिमांश को देख रही थी। तो अब हम बेस्ट पेंटिंग अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करते हैं एंड वेलकम और चीफ गेस्ट मिस्टर हिमांश राणा, होस्ट माइक में कहता है। वही हिमांश अपने कोट के बटन बंद करके स्टेज पर आ जाता है। सारी लड़कियों की नज़र हिमांश पर टिक गई थी। वही हिमांश बस अपने हाथ में पहनी वॉच को देखे जा रहा था।
होस्ट एक एक करके विनर्स के नाम ले रहा था और हिमांश उन्हें अवार्ड दे रहा था। अब बस फर्स्ट अवार्ड बाकी था और सबके होठों पर बस एक नाम था, वो था कृषा का। और ऐसा ही होता है, फर्स्ट अवार्ड कृषा जीतती है। सो वेलकम मिस कृषा था विनर ऑफ था शो। होस्ट खुशी से उसका नाम लेता है। वही हिमांश भी अपनी नज़रें उठाकर सामने देखता है तो उसकी नज़र ब्लैक स्प्रिंकल गाउन जिस पर एक स्लाइड लेग कट था, अपने बाल खोले कर एक साइड किए, कानों में छोटी सी डायमंड इयरिंग पहने कृषा आंखों में बिना किसी भाव के उसकी तरफ बढ़ रही थी। उसे देखकर हिमांश के दिल की धड़कन बढ़ जाती है। कृषा ही उसकी अमायरा थी जिसे 6 महीनों से मारा हुआ मानकर कितनी रातों तक को तड़पा था। कृषा उसके पास आकर अवार्ड लेती है और एक साथ फोटो क्लिक करवाते हैं। थैंक्स मिस्टर राणा, कृषा उसकी आंखों में देखते हुए कहती है और वहां से निकल जाती है। उसके बॉडीगार्ड उसे प्रोटेक्ट करते हुए वहां से लेते जाते हैं। वही हिमांश स्टेज से नीचे उतरकर कृषा को वहां से जाते हुए देख रहा था। शिखा हिमांश को कृषा को देखते हुए पाती है तो उसे बेहद गुस्सा आता है। वो हिमांश के पास आकर एक प्यारी सी आवाज में कहा, सर आप कह तो हम ऋषिकेश की प्लेन बुक कर दे। उसकी बात सुनकर हिमांश जैसे होश में आता है। नहीं तुम जाओ, मैं कुछ दिन बाद आऊंगा, हिमांश रुडेली कहता है और वहां से तुरंत निकल जाता है। वही शिखा के पास वहां से जाने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं था। वो पैर पटकते हुए वहां से चली जाती है। वही कृषा की आंखें नम थी। हिमांश को उसने पार्टी में एंटर करने के बाद ही देख लिया था, लेकिन वो अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रही थी। नहीं, अब मैं वो कमजोर अमायरा नहीं हूं, मैं कृषा हूं और मैं ऐसे डर नहीं सकती। भूल मत, उस आदमी ने तेरे डैड को भी मरने की कोशिश की थी। अगर जय नहीं होता तो पता नहीं आज डैड जिंदा भी होते कि नहीं। कृषा खुद से मन ही मन कहा और अपनी आंखें बंद करके उस दिन के हादसे के बारे में सोचने लगती है। फ्लैशबैक। उस दिन रिया के जाने के तुरंत बाद अमायरा के फोन पर किसी का कॉल आया था। अमायरा कॉल उठाकर जैसे हेलो बोलती है वैसे इस तरफ से एक आदमी की आवाज आती है। मैम सर की हालत बहुत खराब है, उन पर किसी ने हमला किया है और वो इस वक्त हॉस्पिटल में है। प्लीज क्या आप यहाँ आ सकती है। उस आदमी की बात सुनकर अमायरा बेहद डर जाती है और तुरंत हॉस्पिटल का नाम पूछकर वहां के लिए निकल जाती है। कुछ देर में अमायरा हॉस्पिटल के सामने थी। वो जल्दी से अंदर जाती है। सामने वो आदमी खड़ा था। वो अमायरा को लेकर वीरेंद्र जी के पास चला जाता है। वहां वीरेंद्र जी के सर पर पट्टी लगी हुई थी, वहीं उनके पेट पर भी पट्टी लगी हुई थी। उनके चेहरे पर भी चोट के निशान थे। अमायरा उन्हें देखकर इमोशनल हो जाती है और जाकर उन्हें गले लगा लेती है। आप ठीक तो है न डैड, ये सब किसने किया? अमायरा सिसकते हुए पूछा। हिमांश राणा, जय अंदर आते हुए कहता है। उसकी बात सुनकर वो उसे देखने लगती हैं। जय अमायरा के बचपन का दोस्त था और वो उसे अच्छे से जानती थी। उसके चेहरे हैरानी के एक्सप्रेशन थे। उसने यही करने के लिए तो तुमसे शादी की थी। वो तुम्हारे डैड को मरना चाहता था। मुझे बताया अंकल ने कि उन्होंने उसके साथ क्या किया था, लेकिन देखा जाए तो इसमें न तो तुम्हारी गलती है और ना ही आंटी की। और जब हिमांश राणा ने उन पर हमला किया था उस समय आंटी भी कार में थी और इस बारे में वो अच्छे से जानता था। जय की बातें सुनकर अमायरा सोचने पर मजबूर हो गई थी कि क्या हिमांश उसकी मां को भी करना चाहता था, जिनकी इन सभी चीज़ों में कोई भी गलती नहीं थी। उसके दिल में धीरे धीरे हिमांश के लिए नफरत पनपने लगी और जय और वीरेंद्र जी अपने प्लान में कामयाब हो गया। वो अमायरा को हिमांश के खिलाफ करना चाहते थे, जिसमें वो कामयाब भी हुए थे। देखो अमायरा, मैंने जो भी किया उसे मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि गलत था, लेकिन बेटा मैं कभी भी तुम पर अथर पर एक आंच नहीं आने दे सकता। तो कहोगी तो मैं खुद की जान खुद ले लूंगा, लेकिन प्लीज़ ये एक मौका है, जय के साथ यहाँ से दूर चली जाओ। वीरेंद्र जी थोड़ा इमोशनल होने का नाटक करते हुए कहते हैं। वही अमायरा उनकी हर एक बात पर आ जा रही थी और उसने लास्ट में जय के साथ में जाने का फैसला किया था। अपने दिल में हिमांश के हर किए की उसे सजा देने की ठान कर अमायरा जय के साथ वहां से निकल जाती है। धीरे धीरे वो जय के साथ बिजनेस वर्ल्ड में आ जाती है और कुछ ही तुम में टॉप पर भी। फ्लैशबैक एंड। इसी के साथ ड्राइवर ब्रेक लगता है। अमायरा अपनी नज़र इधर उधर करती है तो सामने उसका मेंशन था। वो अपना अवार्ड लेकर अंदर बढ़ जाती है। रेहान और सिया के साइड। रेहान सिया को लेकर एक बड़े से मॉल के सामने रुकता है। सिया मॉल को देखकर रेहान की तरफ अपना सर घूमती है। कल हमें एक फंक्शन में जाना है तो बस उसी की शॉपिंग करने आए हैं। रेहान उसका हाथ पकड़कर अंदर बढ़ते हुए कहता है। उसकी बात सुनकर सिया कुछ नहीं कहती, बस उसके पीछे चलने लगती है। मॉल पूरी तरीके से खाली था, जो कि रेहान ने ही करवाया था। वहां पर बस मॉल के वर्कर्स थे जो कि फीमेल थे। रेहान एक शॉप में जाकर सिया के लिए ड्रेसेस देखने लगता है। वही सिया एक दीवार से टेक लगाए खड़ी थी तो रेहान बेहद सीरियस होकर ड्रेस देख रहा था। रेहान एक रेड कलर का लंबा सा गाउन निकलता है जिसमें रेड कलर के ही छोटे छोटे फ्लावर्स बने हुए थे। वो ड्रेस बिल्कुल भी रिवीलिंग नहीं थी, यहाँ तक कि उसकी बाजू भी फुल स्लीव्स की थी। रेहान वो ड्रेस सिया को देकर चेंजिंग रूम में भेज देता है।
सिया एक नज़र उस ड्रेस को देखती है और मुंह बनाते हुए इस पहन लेती है। सिया उस ड्रेस को पहनकर बाहर निकलती है तो सामने रेहान जो अपने फ़ोन में बिजी था उसकी नज़र सिया को ठहर जाती है। हाय, ये लड़की हर ड्रेस में कहर ढाती है। माई ब्यूटीफुल इनोसेंट वाइफ ऊप्स डेंजरस वाइफ। रेहान मन ही मन हंसते हुए कहता है और इसके तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। उसे अपनी तरफ बढ़ता देख सिया की धड़कन बढ़ती जा रही थी। रेहान उसके पास आकर उसे पलट देता है। उसके पलटते ही सिया की नज़र सामने मिरर पर जाती है जिसमें उन दोनों का अक्स दिखाई दे रहा था। रेहान सिया के खोले बालों को एक साइड करता है और अपने पॉकेट से एक पेंडेंट निकलता है जिसमें बेहद खूबसूरत तरीके से RS लिखा था। रेहान उस पेंडेंट को सिया के गले में पहना देता है। इन सब के बीच सिया की नज़र रेहान पर बरकरार थी। रेहान अपनी नज़र सामने मिरर में करता है तो सिया अपनी नज़र झुका लेती है। उसके इस एक्शन पर उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वो उसके गले पर किस करते हुए कहता है, यू आर लुकिंग हॉट। रेहान की बात सुनकर सिया उसे देखने लगती है। ये पहली बार था जो रेहान ने उसे सामने से कमेंट पास किया था। दूसरी तरफ नीता जी एक आदमी को देखते हुए कहा, कुछ करो, या तो उस लड़की को मार दो या उन दोनों को अलग कर दो, लेकिन किसी भी कीमत पर उन्हें एक दूसरे से दूर करो। देखिए मैम, हम उन्हें अलग तो नहीं लेकिन उस लड़की को मार जरूर सकते हैं। आप हमसे ये कहे तो हम कर देंगे। वो आदमी अपने मुंह में भरे पान को खाते हुए कहता है, ठीक है, जल्द से जल्द ये काम को जाना चाहिए। नीता जी कुछ पैसे उसके हाथ में रखते हुए कहा। थोड़ी देर इस आदमी से बात करने के बाद वो वहां से चली जाती है।